बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। परपेचुअल चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी है अहमदनगर में, और उनके पूरे परिवार का बाबा के साथ बहुत बहुत पुराना संबंध रहा है। उनके पिताजी श्री लक्ष्मण जंगले, जिनको जंगले मास्टर के नाम से जाना जाता था, वो बाबा की मंडली में थे, और पूरे परिवार का जो बहुत ही निकट का संबंध रहा है उसकी आज कहानी हम सुनेंगे। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। आज बाबा के जो उनके अनुभव है वो हम सबको वो बताएंगे। अवतार मेहर बाबा की जय। तो आज का मौका, बहुत दिन के 2 बार मेहरनोश ने रिक्वेस्ट करा था, उस वक्त साइलेंस का टाइम था, कुछ आ नहीं सके, मेहराबाद में काम रहता है, तो इस वक्त आता है, इस वक्त तो टाइम था समर का दिन, और अभी थोड़ा फ्री रहता है मेहराबाद में, तो चले आपका सौभाग्य लाभे, आपका प्रेम मिले, इसलिए हम चले आए। थैंक यू वेरी मच। जंगले मास्टर जो मेरे पिताजी थे, उनका पूरा नाम लक्ष्मण गंगाराम जंगले था। मैं पहले उनके बारे में कुछ बोलूँगा। जंगले मास्टर अहमदनगर से 40 गाँव के पास, जो 40 गाँव 280 किलोमीटर है अहमदनगर से, 40 गाँव डिस्ट्रिक्ट। 40 गाँव से जैसा अहमदनगर से मेहराबाद है 5-6 किलोमीटर, वैसा ही 40 गाँव के वागड़ी करके एक छोटा सा गांव है, वहाँ उसी गांव में जंगले मास्टर का जन्म हुआ। उनकी फैमिली रहती, मेरे ग्रैंडफादर वहाँ रहते थे। पूरे फैमिली में 9 लोग थे। जंगले मास्टर को 5 सिस्टर और उनके एक बड़े भाई, वैसे 2 भाई थे, वो 7 लोग थे, और वो माता पिता। जंगले मास्टर एक गरीब किसान के फैमिली से थे। हमारे ग्रैंडफादर खेती करते थे, लेकिन उस खेती में पूरे फैमिली का गुजारा नहीं होता था, इसलिए दूसरों की खेती वो करने लेते थे। बटाई पे बोलते, बटाई बोले तो कोई उसका पार्ट पोर्शन वो जो ओनर को दे, और बाकी सब तब आप उसमें मेहनत करो। ऐसा करके वो वहाँ पे सबका फैमिली चलाते थे, लेकिन वो पूरा पड़ता नहीं था फैमिली का। जंगले मास्टर का एजुकेशन जब जन्म हुआ 15 जून 1915, वो जो डेट है वो डेट भी फिक्स नहीं है। जब स्कूल में डाला गया तब स्कूल में का वो जो डेट डालते उस वक्त वो लिखा पढ़ी नहीं रहती थी, कभी लिखते नहीं थे कि कहाँ बर्थ डेट वगैरह है, क्या बर्थ तुम रजिस्टर करो। तो जब स्कूल में गए उस वक्त वो डेट डाली गई कि अंदाज 1915 15 जून 1915 डाली गई। तो उनका बर्थ जब गांव में हुआ, तब जैसे बर्थ हुआ तब उस वक्त हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी नहीं थे। वो गांव में कोई एक आया रहती थी, वो आया आके सब वो डिलीवरी वगैरह करती थी। जैसे ही उनके जन्म हुआ तो उस वक्त उनको डेड करके घोषित कर दिया गया, वो मरे हुए हैं। तो सब लोग घर में रोने लगे, सब हो गए। वो कुछ बच्चा रोता नहीं है, कुछ वो आवाज़ करता नहीं, कुछ हिलता नहीं, कुछ भी नहीं। सब क्रिमेशन की तैयारी हो गई, और जैसे क्रिमेशन को ले गए जंगली मास्टर रोने लगे, उड़ गए। हाँ, तो वो तब उनका आवाज़ निकली, तब उनके हलचल हो गई, सब बोले अरे बच्चा तो जिंदा है। उस वक्त कुछ टेक्नोलॉजी ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था लोगों को, सब गरीब इसमें थे फैमिली के। तो वैसे उनकी बर्थ का ये है। वो कभी भी लाइफ में कभी भी बीमार नहीं हुए, खाली उनके एक्सीडेंट 2-3 बड़े एक्सीडेंट हुए, वो एक्सीडेंट में ही वो हॉस्पिटलाइज हो गए, उतना है। जब वो स्कूल में थे 10 साल के होंगे, गांव में ये बुलक काट रही थी, 12 गाड़ी बोलते, 12 गाड़ी खींचना। आपको कोई किसी को पता होगा, किसी को पता नहीं, जो खेड़े से देहात से उनको पता है। कोई एक ऐसा पुरुष जो उसको माना जाता था उसमें दैवी शक्ति है, वो अपने बालों को वो गाड़ियाँ 12 गाड़ी जो रहती ना बुलक काट, वो जोड़ते, एक में एक दूसरे को जोड़ते, उसमें लोग बैठते और वो उससे वो खींचते रहते हैं। एटलीस्ट 1-2 फरलांग वो खींचना पड़ता है, और उसके बाद वो खाली गाड़ी आधा किलोमीटर वो भगा के लेके जाता है। वो समझते ही उसमें दैवी शक्ति है। तो ऐसी जब गांव में फंक्शन था तो जंगले मास्टर भी गाड़ी में बैठ गए। जब गाड़ी थोड़ी उसने खींची, फिर सब लोग उतरने लगे। वो गड़बड़ में
वो नीचे उन्होंने जंप मारी तो नीचे गिरे, बैलगाड़ी शुरू हो गई। 5-6 बैलगाड़ी पीछे बीच में बैठे थे, उनके कमर से चली गई। वो वहीं पे अनकॉन्शियस हो गए। फिर उनको घर पे वहाँ के लोग लेके गए। घर में तो कोई सुविधा नहीं था, कोई ये नहीं था, हॉस्पिटल नज़दीक नहीं था, घर के लोग सब डर गए। फिर जंगले मास्टर के जो चाचा थे वो डॉक्टर थे, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर अहमदनगर में उन्होंने डॉक्टरी करी थी आयुर्वेदिक कॉलेज में। तो उन्होंने उनको आयुर्वेदिक लेप वगैरह लगा के 15-20 दिन घर में कमर में लेप वगैरह लगा के उनको दुरुस्त किया। वैसा उनका 7th स्टैंडर्ड तक, 7वीं कक्षा तक प्राइमरी एजुकेशन पूरा वहाँ पे देहात के स्कूल में, यानी जो जिला परिषद की स्कूल रही थी मराठी मीडियम, वो स्कूल में हुआ। वो जब 13 साल के हो गए तब स्कूल 7th स्टैंडर्ड हो गया। खेत में छुट्टियों में पिताजी को फार्मिंग में मदद करते थे, काम करते थे। वो 1 साल ऐसा ही गया, फिर 14 साल की उम्र हो गई। उनके पिताजी बोले नहीं नहीं, अभी जंगले मास्टर की उम्र होगी, उनकी शादी करनी चाहिए। तो 14 साल के थे तब उनकी शादी करी। मेरी मम्मी 10 साल की थी, मदर 10 साल की थी और पिताजी 14 साल के थे। शादी की, उस वक्त ट्रेडिशन था उतना ही, जो बहू आती घर में तो हेल्प होता है फार्मिंग में, घर में काम में। और वो बचपन में बोलते ना बाल विवाह, वो पहले होता था। उसके बाद जो आगे पढ़ने के लिए कोई चांस नहीं था, घर की कंडीशन नहीं थी कि आगे ज़्यादा पढ़ा जाए या कुछ खर्चा किए। तो हमारे जो जंगले मास्टर के जो अंकल थे वो डॉक्टर थे। वो अहमदनगर में एक अनाथ आश्रम था बच्चों का, कि वहाँ पे उनका इन्फ्लुएंस था, उनकी पहचान थी। तो उन्होंने उनके इन्फ्लुएंस पे 2-3 साल वो नगर में शिक्षा करने के लिए रहे थे, मेडिकल का। तो उस वक्त पहचान हुई थी, तो उनका वहाँ पे दाखिला करा दिया वो स्कूल में 8th स्टैंडर्ड के लिए। अहमदनगर में जब आए तो अनाथ स्कूल जो था गरीब लोगों के लिए, जो बच्चे ब्राह्मण बच्चे, वो टोटल स्कूल में 75 बच्चे थे, उसमें से 50 ब्राह्मण थे और 15 मराठा थे। तो उसमें स्कूल में, और जो कॉलेज, जो स्कूल में अनाथ आश्रम था वहाँ से 2 किलोमीटर पे स्कूल, जब अभी सारड़ा कॉलेज करके साविडी साइड में वो अनाथ आश्रम था बच्चों का, गरीब बच्चों का। वो जो प्राइवेट कोई लोग थे डोनर्स, वो डोनेशन कलेक्ट करके वो अनाथ आश्रम चलाते थे। वहाँ पे सब बच्चे थे गरीब, जो जिनके घर में कोई हेल्प नहीं है या उनको आगे शिक्षा के लिए कोई सोर्स नहीं है, तो ऐसे बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे, रहते थे। तो वहाँ पे जो थे कोई टीचर या कोई वहाँ इंस्ट्रक्टर कोई नहीं रहता था, सीनियर बच्चे भी वो मैनेज करते थे सब अनाथ आश्रम। तो वहाँ से सुबह उठ के 2 किलोमीटर पे, जब अभी सोसाइटी हाई स्कूल है, ये फिरोदे हाई स्कूल करके नगर में मानी जाती है, म्यूनसिपाल्टी के बाजू में, वो स्कूल में जंगली मास्टर वहाँ से पैदल वहाँ पे 2 किलोमीटर आना पड़ता था सब बच्चों को। वो स्कूल में आते थे। जाने के बाद वहाँ पर जो बच्चे रहते ब्राह्मण बच्चे, तो उनके लिए रोटी बनाने के लिए भाकरी थी, भाकरी और भाजी ऐसा ही खाना मिलता था। भाकरी बनाने के लिए वो लेडी थी और वो अपनी अपनी तरकारी वो खुद बच्चे बनाते थे। मराठा बच्चे थे, उनको उनकी खुद की भाकरी बनानी पड़ती थी और सब्जी भी बनानी पड़ती थी। उस वक्त वो कास्टिज्म मानते थे, बहुत ब्राह्मण लोगों को ज़्यादा ये करते थे, कास्टिज्म मानते थे। और ऐसा वो करके स्कूल में जाते थे। शाम के वक्त एक टाइम खाली खाना वो अनाथ आश्रम में बनता था। शाम के वक्त उनको भिक्षा मांगनी पड़ती थी। जो पर्टिकुलर घर बताए गए थे उनको हर एक अहमदनगर में, वो घर हर एक बच्चे को जाके वहाँ से भिक्षा लेनी पड़ती थी। जो सब्जी मिलती थी, जो रोटी मिलती थी, वो शाम को सब आके फिर बैठ के खाते थे। ऐसा चलता था। और वहाँ के जो 2 ट्रस्टी थे, वो लोग प्राइवेट लोगों के घर घर जाके वो डोनेशन वो अनाथ आश्रम के लिए मांगते थे। ऐसा थोड़े दिन चलने के बाद वो स्कूल को थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम होगा, डोनर का प्रॉब्लम होगा, डोनेशन कम आने लगा। तो स्कूल के मैनेजमेंट उन्होंने सोचा कि हम क्यों नहीं एक बैंड शुरू करें, जिस वजह से शादी में या कोई फंक्शन में ये बच्चे बैंड बजाएं, बैंड चलाएंगे, बजाएंगे और उस पर कुछ इनकम होगा। उसी हिसाब में वो 15 बच्चे स्कूल में से सिलेक्ट हो गए। उसमें से एक जंगली मास्टर थे, वो बैंड में रहने के लिए। तो वो जंगली मास्टर वहाँ पे फ्लूट बजाते थे। एक मिलिट्री का ट्रेनर था, वो आके बच्चों को बैंड बजाना सिखाता था।
शाम को जब स्कूल छुट्टी थी 5:30 बजे, उसके बाद कोई फंक्शन होगा, शादी, उस वक्त शादी दिन में सुबह होती नहीं थी, शाम को जब सूरज ढलता था, सूरज ढलने के टाइम पे शादियां लगती थी सब। तो शाम को जैसे स्कूल ख़त्म होगा उनको बैंड का कोई बोलते सुपारी बोलते, उस वक्त सुपारी दिली, तुला सुपारी दिली बँड वाजवायची, तो तशी सुपारी यानी कोई तुम्हारा एंगेज किया तुमको बैंड बजाने के लिए, तो वैसा जाना पड़ता था। लेकिन सभी ट्रस्टियों का इंस्ट्रक्शन था किधर भी कोई भी फंक्शन में गए तो उधर खाना खाना नहीं, उन्होंने दिया तो भी खाना खाने का नहीं। जैसे स्कूल ख़त्म होता था वहाँ वो बैंड बजा के वो अरेंज करके फिर वापस उनके अनाथ आश्रम में आते थे। तो दूर पड़ता था, पहले उनका इंस्ट्रूमेंट साथ में लेके जाना, स्कूल में जाना। तो फिर उन्होंने, उनके एक टीचर थे स्कूल के, उनके रिक्वेस्ट करी, स्कूल के बाजू में उनका घर था, उनके घर में जब सब इंस्ट्रूमेंट रखते थे वहाँ बजा के आते थे। शाम को वापस आने के बाद बहुत सारे बार ये जो बच्चे सब भिक्षा मांग के फूड लाते थे, वहाँ पे कंट्रोल के लिए कोई इंस्ट्रक्टर नहीं था, तो बच्चे कोई जैसा कोई ज़्यादा खाए कोई कम खाए, कभी कभी ये लोग वापस आते थे तो उनको खाना बचता नहीं था, तो वैसे ही भूखे सोना पड़ता था उनको। और दूसरे दिन वापस स्कूल जाओ, कुछ सुपारी उधर अटेंड करो और फिर वापस आओ। ये ऐसा चलता रहा। बाद में स्कूल का प्रॉब्लम होने लगा, स्कूल को डोनेशंस कम आने लगे, तो फिर मैनेजमेंट में सोचा कि क्यों नहीं अभी ये स्कूल बंद किया जाए, अनाथ आश्रम बंद किया जाए। तो मोस्टली जो बच्चे थे अपने ब्राह्मण वगैरह बाकी, तो अहमदनगर के थे, अहमदनगर के आसपास के थे, उनका रहने का तो बंदोबस्त हो गया। जंगले मास्टर वो वागली से दूर से थे और उनके साथ एक उनका फ्रेंड था ब्राह्मण, वो एक बाहर गांव से था। उन दोनों का प्रॉब्लम था, हर एक के अपने अपने मकान होने से उनकी हो गई वो स्कूल, किधर खाने का बंदोबस्त हो गए। कोई बच्चे जो नहीं थे तो ब्राह्मण वो अहमदनगर के सिटी में उनके कोई जो रिलेटिव थे, पहचान वाले थे, उनके घर पे खाने का उनका बंदोबस्त हो गया। इनको खाने का और स्कूल का आगे प्रॉब्लम भी क्या करे आगे। 11th स्टँडर्ड का उस होता है, 11th स्टँडर्ड इज द फायनल दोज डेज। 11वी म्हणत होते त्यावेळेस, 11वी पास झाला की फायनल झालं असं। तर त्यावेळेस उस वक्त वो 11th स्टँडर्ड में थे। फिर उनका जो फ्रेंड थे निसळ करके, वो निसळ उनके पिताजी और वो एक डायरेक्टर थे वो बोर्डिंग के, और वो उनके स्कूल में उनके साथ भी थे जंगले मास्टर के साथ। फिर वो बोले कि मेरी आंटी जो फुई है वो इंदौर में रहती है, और एक उनके एक रिलेटिव थे अंकल, वो जज थे अहमदनगर में, उनकी ट्रांसफ़र हो गई, वो भी इंदौर चले गए थे। तो बोले मैं उधर आपके लिए मैं बंदोबस्त करूँगा। तो उन्होंने उधर बात करी, इंदौर में बात करी, जंगले मास्टर और उनके सिरसीकर करके उनके फ्रेंड थे, उन दोनों के लिए वहाँ पे स्कूल में भी बात करी जज के थ्रू, और वहाँ पे उनकी फ़ीस में 50% उन्होंने फ़ीस उन्होंने कंसेशन दिया। और वहाँ के जो जज थे फीस के 3 रुपये वो मंथली वो देते थे, और जो उनके दोस्त थे वो 3 रुपये महीना अहमदनगर से उनको इंदौर भेजेंगे करके ऐसा प्रॉमिस किया। वो इंदौर चले गए। इंदौर चलो जाने के बाद वहाँ पर वो रहने का उन्होंने आंटी के पास व्यवस्था की थी, लेकिन खाने का बंदोबस्त नहीं हुआ था। खाने का तो प्रॉब्लम था। ब्राह्मण जो दूसरा सिरसीकर उनका फ्रेंड था, उसको तो 2-3 मकान में गए ब्राह्मण लोगों ने दे दिया। वो बोलते अच्छा पाया लाऊन दिले, म्हणजे आज मेरे घर खाने को आना, कल मेरे घर। तो ब्राह्मण लड़का था, उसकी तो हो गई अरेंजमेंट, सुबह शाम एक के दिन समझो, दूसरे दिन उसके पास। लेकिन जंगले मास्टर की पहचान के नहीं, कोई उनको खाना खिलाने तैयार नहीं था। एक आदमी तैयार हुआ, वो बोले मैं खाली शनिचर के दिन में 1 दिन आपको दूंगा। 1 दिन का हो गया, बाकी 5-6 दिन का क्या करना। फिर वो ऐसे ढूंढते गए, वहाँ कर इंदौर में एक बड़ा होलकर करके बड़ी फैमिली थी, बड़े लैंडलॉर्ड थे, बड़े फेमस थे। उन्होंने गरीब लोगों के लिए एक फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ओपन किया था। क्या बोलते हैं, अन्न छत्र, कि उसमें जो गरीब लोग रहते थे उनको खाना फ्री में देना, और भिखारी लोग जो भिखारी उनके लिए ऐसे 2 सेक्शन करे गए। तो वो पिताजी बोले मैं इधर जाके पूछूँ, तो वो स्कूल उधर गए अन्न छत्रालय में, उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे हूँ, मैं इधर पढ़ने लिए आया हूँ, ये स्कूल में है, मेरा लास्ट 1 ही साल है, तो मुझे खाने के लिए आप व्यवस्था करो। तो मैनेजर बोला कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ की मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट है, किसी को ऐसा स्टूडेंट या किसी को हम नहीं दे सकते।
वो खाली जो गरीब लोग आते हैं उनको खिलाने का ऑर्डर है, और वो भिखारी लोग आते हैं उनको खाने का ऑर्डर। मैं तुम आपको खाना नहीं दे सकता। तो फिर क्या करे, 2-3 दिन कंटिन्यूस जाते रहे जंगली मास्टर। फिर एक दिन फिर उधर नहीं बोला, तो फिर जब भिखारी जिनको खाना खिलाया जाता है उधर एक दिन जंगली मास्टर गए, जो मैनेजर था वो बोला ठीक है हमारा प्रॉब्लम है, हम नहीं दे सकते, तो भी एक काम करो, तुम डेली टिफिन लेके आते जाओ, टिफिन लेके आओ, मैं व्यवस्था करूँगा आपको खाना देने का। तो जंगली मास्टर से टिफिन लेके जाते थे और सुबह शाम लाते थे। एक दिन तो वो आदमी था, शनिवार के दिन देता था, 6 दिन इनको खाना खिलाना पड़ता था। वो ऐसा खाना कहते 6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद जब 3 रुपए नगर से जो आदमी बेचता था उन्होंने देना बंद कर दिए, उनकी 3 रुपए नहीं आए। उन्होंने जो 3 रुपए आते थे उसमें से 1-1, 1.5, 2 रुपया हर महीने में वो बचाते थे। उन्होंने फिर 1 टाइम 2 टाइम अपने घर में रोटी बनाना शुरू कर दिया। फिर वो 1 टाइम बनाना शुरू किया। ये स्कूल वालों ने भी वो डब्बा देते थे, उसने भी बंद कर दिया, मैं नहीं दे सकता, मैनेजमेंट मुझे डांटेगी, अच्छे कोई बच्चे के लिए कुछ हो गया तो जिम्मेदारी किसकी। तो उन्होंने भी स्कूल वो बंद कर दिया डब्बा देना। फिर वो जंगली मास्टर खुद हाथ से रोटी बनाते थे और सुबह शाम बनाते। लेकिन वो जब 3 रुपए जब बंद हो गए आने, तो फिर जो थोड़े बचे हुए थे तो उसमें लास्ट 1 महीना रह गया एग्ज़ाम का, और एग्ज़ाम के 1 महीने के में ऐसा सब प्रॉब्लम आ गया, उनका ध्यान पढ़ाई में लगता नहीं था। तो फिर 1 टाइम खाना करते थे, 1 टाइम शाम को चना खाते थे। फिर लास्ट के 8 दिन रह गए तो उनके पास बिल्कुल पैसा नहीं बचा, तो 8 दिन ऐसे चना खा के वो रहते थे। उसमें वो एग्ज़ाम ठीक से नहीं दे पाए और वो फेल हो गए। वो एग्ज़ाम में फिर घर आए, घर आने के बाद वो अपने घर पे आए, अपने पिताजी को वो खेती में हेल्प करने लगे। ऐसा खेती में काम करते थे। 1937 में 36 एंड में वो उनके गांव गए, वहाँ पे खेती में काम करने लगे। खेती में जब पिताजी को हेल्प अभी तो कुछ आगे होप्स नहीं है, तो यही काम करना पड़ेगा या कुछ मजदूरी करनी पड़ेगी या दूसरे तरफ की जॉब देखना पड़ेगा। तो ऐसा मास्टर ने शुरू किया। उस वक्त जो निसल थे, वो निसल उनके फ्रेंड, उनका कॉरेस्पॉन्डेंस होते रहता था फ्रेंड का। तो उसी वक्त बाबा ने विष्णु मास्टर की जब सब ने मीटिंग ली कि डिसाइड किया, अपनी यहाँ पे मंडली लोग बढ़ रहे, अभी यहाँ पे मेहराबाद आश्रम में भी लोग बढ़ रहे, तो हमें अभी मार्केटिंग की ज़रूरत है। विष्णु को भी ज़्यादा काम पड़ता था, तो अभी मार्केटिंग के लिए कोई आदमी चाहिए। तो बोले क्या करें, तो बाबा बोले ठीक है विष्णु तुम जाओ और न्यूज़पेपर में ऐड दे दो कि मार्केटिंग के लिए कोई आदमी चाहिए। तो विष्णु मास्टर फिर वो जो जंगली मास्टर के फ्रेंड थे जो निसरा, उनके घर गए, क्यों वो उनका भी डेली न्यूज़पेपर था। तो डेली न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए कि ऐसा ऐसा है, हमारे लिए मार्केटिंग के लिए आश्रम के लिए एक आदमी चाहिए। तो उन्होंने विष्णु मास्टर से बोला, एक मेरा फ्रेंड है कि जो मेरे साथ वो अनाथ आश्रम में था और उसको जानकारी है मार्केटिंग की, मैं आपकी परमिशन होगी तो मैं उसको लेटर लिखता हूँ और फिर उस और पेपर में भी ऐड देता हूँ और उसको बुला लेता हूँ। तो वो बोले ठीक है आप लिख लो। उन्होंने जंगली मास्टर को लेटर लिखा कि ऐसा ऐसा है, इधर अवतार मेहर बाबा करके है, उनका यहाँ पे आश्रम है और आश्रम में एक मार्केटिंग की पोस्ट खाली है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो आ जा। तो जब जंगली मास्टर को लेटर, लेकिन उसमें एक बाबा ने कंडीशन डाली थी, इस पर्टिकुलर डेट के अंदर वो आदमी ने आना था, ज्वाइन होना था। तो उसने लिखा था कि तुम ये तारीख के अंदर इधर मेहराबाद अहमदनगर आ जाओ। तो खत मिला तो उनको बहुत खुशी हो गई, घर को सबको बताया कि ये मुझे जॉब की ऑफ़र आई है। घर के पिताजी सब लोग खुश हुए, अभी क्या करना। तो बोले ठीक है मैं निकलता हूँ। पिताजी ने सबने परमिशन दिए। लेकिन 40 गाँव से अहमदनगर आने के लिए 3 रुपये किराया था। वो 3 रुपये पिताजी को बोले मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं नहीं दे सकता। फिर क्या करे, 2 दिन ऐसे गए, सब तरफ ढूंढते, पैसे का बंदोबस्त नहीं हुआ। तो उनके एक स्कूल में, प्राइमरी स्कूल के जो एक फ्रेंड थे, वहाँ से वागली 40 गाँव करके गांव है, वो गांव में वो एक मिल में काम करते थे। तो जंगली मास्टर उनके पास गए कि देखो, बोले मेरा ऐसा ऐसा है, मुझे जॉब की ऑफ़र आई, जैसे मैं जॉब का लगूंगा तो मैं आपको आपके पैसे भेज दूंगा, मुझे 3 रुपये की ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा पैसे भी नहीं चाहिए।
तो उसने 3 रुपए दिए। जंगली मास्टर खुश हुए, घर पे आए, ज़्यादा कुछ कपड़े वगैरह नहीं थे, 1-2 ड्रेस लिए और फिर अहमदनगर के लिए चले आए। उनके फ्रेंड के पास गए, निसर्ग के पास गए। उन्होंने जब कोई एक मेडिकल शॉप था वहाँ पे विष्णु मास्टर डेली आते थे, वहाँ बैठते थे। विष्णु मास्टर के पास लेके गए। 15 अक्टूबर 1938 को आए जंगली मास्टर। तो विष्णु मास्टर के पास मुलाकात कर दी। विष्णु मास्टर बोले ठीक है, तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो अभी। विष्णु मास्टर, सिद्धू जी और जंगली मास्टर मेहराबाद के लिए आ गए। मेहराबाद आए, बोले तुम अभी रात भर इधर आश्रम में रुको और कल सुबह बाबा से तुम्हारी मुलाकात हो गई। विष्णु मास्टर ने पर्टिकुलरली जंगली मास्टर को इंस्ट्रक्शन दिए, देखो यहाँ पे जितने बाबा के भक्त है सब बाबा के अनुयायी है, यहाँ पे कोई सर्वेंट नहीं है। तो सब जो है, कभी कभी किसी का दिमाग तेज है, कोई बहुत गर्म होता है, कोई किसी का हर एक की डिमांड अलग है। सबके साथ बराबर प्यार दोस्ती से तुम रहना। यहाँ अलग, ये कोई इधर नौकर वगैरह कोई नहीं है यहाँ पे, सब बाबा लोग। तब तक बाबा कौन है क्या है कुछ भी नहीं पता था। विष्णु मास्टर ने थोड़ा बाबा के बारे में बोल दिया। उतने मालूम, तुम पहले सुबह जाओ, बाबा से मिलो। राहुरी कैबिन में बाबा मिलते थे डेली मॉर्निंग में। सब सुबह का लेटर वगैरह कॉरेस्पॉन्डेंस देखना, ये करना। वहाँ पे बाबा सब सुबह समाधि जो अपना हिल पे रहते थे, सुबह सुबह बाबा वहाँ पे आते थे। तो बाबा सुबह आ गए। नेक्स्ट डे 8 बजे जंगली मास्टर चले गए मिलने के लिए। बाबा के पाँव पड़े, एक कोने में बैठ गए और बाबा बोले, बाबा पूछने, बाबा तो साइलेंट में थे, बाबा स्लेट पे वही करते थे। विष्णु मास्टर ने उनसे बात की ट्रांसलेट में। पहली बार बाबा ने पूछा कि तुम शादीशुदा हो? जंगली मास्टर बोले हाँ मैं शादीशुदा हूँ। तुम्हें नौकरी की ज़रूरत है? बोले बाबा बहुत ज़रूर है मुझे नौकरी की। तीसरी बात, आगे पढ़ना चाहते हो? अगर मौका मिले तो मैं पढ़ूंगा। तो बाबा बोले नहीं, तुम आगे पढ़ नहीं सकते, तुमको नौकरी करना है तो तुम पढ़ नहीं सकते। बोले मास्टर बोले ठीक है, मुझे नौकरी बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं नौकरी करूंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं। तो ऐसा बाबा ने यस बोल दिया और जाओ, आज से तुम सिद्धू और विष्णु मास्टर से साथ जाओ और मार्केटिंग का सब विष्णु मास्टर को बोले इनको सिखाओ। तो वैसे विष्णु मास्टर और सिद्धू जी के साथ वो मार्केटिंग आने लगे। सब मंडली का, किसी का बैंक का प्रॉब्लम वो काम करना है, किसी का कोई ऑफिशियल काम होना, बाबा कुछ कोई कोर्ट का काम है, कभी सब्जी लाना किसी को। सिद्धू जी उस वक्त वो वुमन मंडली वगैरह जो हिल पे रहते थे उनका सिद्धू जी मार्केटिंग करते थे। और जंगली मास्टर लोअर मेराबाद के जब सब मंडली मेंबर है उनका मार्केटिंग करते थे। ऐसा डेली सुबह आना, बाबा को सुबह रिपोर्टिंग करना, कल क्या हुआ। बाबा पूरा डेली खर्चे का हिसाब लेते थे। बाबा डेली पूछते थे क्या खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ, सब बाबा खुद पूछते थे मास्टर को। और जाने से पहले फिर उनका दर्शन करके वो नगर जाते थे, शाम को 5 बजे आते थे। ऐसा जब चलता रहा, उसके बाद 1939 में बाबा ने डिक्लेयर बेंगलोर जाने के लिए, यहाँ का आश्रम बंद करे, चलो हम सब लोग बेंगलोर जाए। बाबा के साथ जंगली मास्टर को बेंगलोर लेके गए, बराय मंगला पे, वहाँ पे आश्रम शुरू करना है। लेकिन वो उस वक्त बाबा के साथ वो फंक्शन में जंगली मास्टर नहीं गए। कई खुशरू वो आने वाले थे स्टेशन पे, तो बाबा ने बोला तुम जाओ और उनको स्टेशन से लेकर आओ। वहाँ पे 2 बंगलो लिए थे। वहाँ से छगन मास्टर थे, वो खाने का कॉन्ट्रैक्ट करते थे। और वहाँ मार्केटिंग का इतना काम नहीं रहता था, लेकिन बाकी जो दूसरा काम रहता था वो काम करना पड़ता था। जब जंगली मास्टर आए तब स्कूल में आने से पहले जब उनकी बोर्डिंग जो थी, वो बोर्डिंग में उनको मार्केटिंग करने का एक्सपीरियंस था। जो स्कूल के बच्चों के लिए मार्केट जाना, सब्जी लाना, कुछ होगा तो कुछ ये लाना, धान लाना, ये सब जंगली मास्टर पहले आश्रम में करते थे कि उनको पूरा एक्सपीरियंस था। उस हिसाब से फिर मास्टर को वो जॉब का मालूमात होने से इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आया। लेकिन जब वो आश्रम में थे, इसमें अनाथ आश्रम में, तब कभी उन्होंने बाबा के बारे में सुना नहीं था। उनका लिमिटेड लाइफ था। वो अनाथ आश्रम से स्कूल जाओ, कोई फंक्शन हुआ तो वहाँ पे बैंड बजाओ, फिर वापस आ जाओ, शाम को भिक्षा मांगो और ये करो, यही उनका चलता था। बेंगलोर में गए तो बेंगलोर में वही काम। बेंगलोर जाने के बाद उनके पिताजी का लेटर आया बड़ा, तू गया 2 साल हो गए, तू मज़े में है उधर, तेरी वाइफ मेरे पास है, हमारे लिए बोझा है, अब इतनी फैमिली का मैं सब कर नहीं सकता, तू तेरे बॉस को, तब बोलते सेठ को पूछ और उसको लेके जा। तो जैसे ही लेटर आया तो मास्टर वो
बाबा के पास लेके गए, बाबा ये लेटर आया, जो भी कुछ आता था तो बाबा को बता देते। बाबा ने वो लेटर किसी से पढ़ा के लिया। बाबा बोले ठीक, जब मेहराबाद जाएंगे तब मुझे याद देना, फिर हम देखेंगे। मेहराबाद आने के बाद फिर बाबा को जंगले मास्टर ने बोला बाबा ये लेटर आया, पिंड उंडी से उनकी परमिशन ली, और फिर जंगले मास्टर गांव गए वागड़ी और मेरी माँ को लेके आए। उस वक्त तो कुछ सामान ज़्यादा नहीं था, जो शादी में कुछ 4-5 बर्तन आए थे वो, और थोड़े बस उतना ही सामान लेके मास्टर आए। जो वालूबाई थी, वालूबाई पवार, वो जब फैमिली का अपने उधर सब रहते, सब सिंगल लोग रहते थे, उधर रहने के लिए किधर नहीं था, तो बाबा ने बोला तुझे गांव में रहना पड़ेगा। तो वालूबाई पवार करके थी, उसका मकान था गांव में, तो उस मकान में जंगले मास्टर गए वहाँ रहने के लिए। वहाँ उनके लिए ज़्यादा बर्तन नहीं थे, पानी गर्म करने के लिए जो अपना घी का डब्बा आता था उसमें पानी गर्म करते थे, और अनाज वगैरह उसमें भरने के लिए जो बिस्किट के डब्बे आते थे उसमें अनाज वगैरह भरते थे। कभी कोई गेस्ट आए, कभी बड़े बर्तन की ज़रूरत लगी थी, आजू बाजू लोग उनके हेल्प करते थे, वो बर्तन देते थे। 1 साल वैसा रहने के बाद बाबा ने उनको फैमिली क्वार्टर्स में आने के लिए मूव किया। वहाँ फैमिली क्वार्टर खाली हो गया, तो वहाँ पे फैमिली क्वार्टर में जंगले मास्टर आए, जहाँ पे अभी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे फैमिली क्वार्टर्स थे। तो वहाँ पे सिद्धू जी की फैमिली, छगन मास्टर और वालूबाई ये और जमादार, ये लोग वहाँ पे रहते थे, और जंगले मास्टर उधर रहने लगे। थोड़े दिन के बाद जब ये पाकिस्तान और इंडिया का जब सेपरेशन हुआ 1947 में, उस वक्त सब रिफ्यूजी कैंप बहुत सारी इंडिया में, ये सिंधी लोगों के कैंप्स वगैरह, सिंधी लोग वहाँ से माइग्रेट होके आए, उनके अलग अलग जगह पे उनके कैंप लगाए। वैसे अहमदनगर के बाजू में लगाए, तो मिलिट्री के भी कैंप लग गए, मिलिट्री के भी कैंप अहमदनगर के आजू बाजू लग गए। फिर आरन गाँव में भी मिलिट्री का कैंप आया। तो मिलिट्री के कैंप के लिए सरोज ईरानी ने वहाँ पे थिएटर ओपन किया, फिल्म बताने के लिए। उन जहाँ जहाँ कैंप थे सब तरफ सरोज ने वो थिएटर शुरू करे, वो थिएटर शुरू करे। लेकिन उसका सब मैनेजमेंट उन्होंने बाबा से रिक्वेस्ट करके मंडली को दिया। मंडली वाले सब ये थिएटर देखे, मैनेजमेंट देखे, और जो भी इनकम आए वो बाबा को दे दे। तो उसमें होने के बाद वो वहाँ पे जंगले मास्टर को बोला गया तुम इधर यहाँ पे कैश कलेक्ट करना, टिकट देना, टिकट लेना, ये काम कर, टिकट कीपर का काम करना। कभी रोल पड़े तो जो रोल रिवाइंडिंग करना वो काम करना पड़ता था। वो होने के बाद आधा घंटा कभी कभी मशीन पे ऑपरेटर नहीं होगा तो मशीन भी फिल्म ऑपरेट करनी पड़ती थी। शाम को 5 बजे आने के बाद उधर थिएटर में जाना पड़ता था। अभी टीवी सैनिटरी में वो बाजू में वो थिएटर था, तो वहाँ पे जाना पड़ता था जंगले मास्टर को, और वो से 1-2 फिल्म बतानी पड़ती थी। वो जाके रात को सब हिसाब वगैरह करके रात को 1 बजे घर आना पड़ता था। 1 बजे बसते थे रात को घर आने पे। जब पहली बात एक बोलना भूल गया, जब जंगले मास्टर आए मेहराबाद में तो बाबा ने 20 रुपया उनको महीना देना शुरू किया। बोले मैं तुझे 20 रुपये दूंगा। 20 रुपये में से 10 रुपये वो खाने का काटते थे और 10 रुपये उनके लिए देते थे। और जब बेंगलोर गए तो वहाँ पे 30 रुपये किया, 30 रुपये बाबा देने लगे। वहाँ पर फिर मेहराबाद में आए तो 30 रुपये कंटिन्यू बाबा ने किया। उसमें तो मिसेस आई, यानी मेरी माँ आ गई। वो फैमिली का इतना 30 रुपये में कैसा होना, लेकिन फिर उसके लिए क्या करना। जब फैमिली क्वार्टर में रहने लगे तो कुछ दिनों के बाद वो सावक कोतवाल वो फैमिली वो शिफ्ट हो गए हमारे बाजू में, हमारे नेबर वो आ गए। वो आने के बाद मम्मी तो पूरी पढ़ी लिखी नहीं थी, 3rd स्टैंडर्ड तक पढ़ी थी। फिर उन्होंने सावक कोतवाल की मिसेस अपने ये नरगिस वो हाथ मशीन पे वो कपड़े वगैरह सिलाई करती थी। वहाँ पे मम्मी को सिखाया कपड़े सिलाने का, कैसा कपड़े सिलाने के। तो वो कपड़े पहले उन्होंने क्या करे, पुराने कपड़े मम्मी को दिए, वो बड़ा पूरा धागा निकालने का, फिर से वो हाथ से वो निकालने का, और फिर हाथ से टाके डालना उसको और उसको करना, ऐसा उसको सिखाया। बाद में फिर हैंड मशीन जो थी वो उसके ऊपर वो स्टिच करने के लिए पुराने कपड़े दिए, कुछ तुम इस पर स्टिचिंग करना सीखो। मम्मी वहाँ पे सीख गई। वो उनके साथ रह रही कि मम्मी गुजराती बोलना, पारसी बोलना भी सीख गई, तो उनके साथ रहते। हाँ, जब मम्मी वहाँ पर रहती थी, जब समाधि पे जब उमन मंडली रहती थी तो वालूबाई
नरगिस एंड मम्मी डेली दोपहर को 3 बजे से 6 बजे से वहाँ पे जाते थे। वहाँ पर वो मोमन मंडली को हेल्प करने के लिए वो नरगिस कोई रोटी बनाती थी और मम्मी और वो दूसरा काम करते थे, बुनना, झाड़ू लगाना या दूसरा काम वालों। वैसे 6 बजे तक डेली उनका रूटीन था, 6 बजे तक काम करना, फिर शाम को घर पे आना। और ऐसा सोचने लगे जब पिताजी जब सोचने लगे कि जब ये अपना मिस आ गई, अपना 30 रुपये में होता नहीं, सब फैमिली के लिए क्या करना, तो उनको दिमाग में आया अरे ये तो सीखना शुरू किया, स्टिचिंग करना, लेकिन क्या करना अभी, अपने पास तो पैसा नहीं है, अपन तो कुछ मशीन ला नहीं सकते, सिलाने का काम नहीं कर सकते। वैसे ही उन्होंने चलाया। फिर वो रात को फिल्म आने के बाद वो 1 बजे घर में आते थे। उसके बाद सुबह वापस उठ के डेली रूटीन 8 बजे मार्केटिंग जाना, 7 बजे उठना, बाबा से मिलना, मार्केटिंग जाना आना। उसमें हमारे पिता ग्रैंडफादर का लेटर आया कि तेरी एक सिस्टर है, उसका शादी करना है और शादी के लिए मुझे 300 रुपये चाहिए, तो तेरे सेठ से पूछ कि 300 रुपये उधार ले ले और मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं 1 साल में उनका वापस करूँगा। तो लेटर आया, कैसा भी बाबा से पूछना, ये तो लेटर आया कि 300 रुपये चाहिए। तो फिर वो लेटर लेके फिर बाबा के पास जंगले मास्टर गए, बाबा ये मेरे पिताजी की लेटर आया। बाबा बोले तू 14 साल का था, तेरी शादी हो गई, तेरी सिस्टर अब तक है, उसकी शादी नहीं हो गई। वो बोले मेरे 5 सिस्टर है, उसमें से मेरी छोटी सिस्टर है, उसकी शादी है बाबा। तो बोले ऐसा ऐसा। तो फिर पेंडू से विष्णु मास्टर से बोले कुछ अपन दे सकते? वो बोले वो कुछ बोले नहीं। अच्छा ठीक है, इसको 300 रुपये दे दो। विष्णु मास्टर ने बोला, विष्णु मास्टर ने उनको 300 रुपये दे, लेकिन याद रखना मुझे वापस करना वो 300 रुपये। तो बोले हाँ बाबा। वो 300 रुपये भी उन्होंने फिर मनी ऑर्डर से उन पिताजी को भेजे। फिर 1 साल के बाद उन्होंने, हमारे ग्रैंडफादर ने पैसा उनको रिटर्न करना, उन्होंने जबान के पूरे पहले लोग बड़े पक्के थे, उन्होंने एक छोटा मकान था वो बेच दिया गांव में और वो 300 रुपये बाबा को भेज दिए। वो 300 रुपये बाबा के पास लेके जाने के बाद बाबा को पिताजी बोले बाबा ये पैसे। बोले कौन से पैसे? बोले आपने मुझे दिए थे। मुझे कोई याद नहीं 300 रुपये मैंने दिए थे। विष्णु को पूछा दिए थे? बाबा विष्णु बोले हाँ बाबा दिए थे। मैं भूल गया, मुझे याद नहीं। बोले तू रख ले ये पैसे, तू रख ले। अभी बाबा बोले नहीं, कहा आपने मुझे हेल्प करी टाइम पे, नहीं आपको मुझे देना मेरा कर्तव्य। नहीं मैं बोलता हूँ ना, तू रख ले। वो रखे, वो घर पे आए, वो मुक्ता से बात की, मेरी माँ का नाम मुक्ता बाई था, तो मुक्ता से बात की, ये बाबा का तो प्रसाद है, 300 रुपये आए, इसका क्या करना। तब उस वक्त माँ स्टिच करना सीख गई थी, तो अभी इसमें से अपन कुछ स्विंग मशीन देखेंगे। सेकंड हैंड एक स्विंग मशीन लिया उन्होंने। तो अभी लेकिन कटिंग कैसे करना कपड़ा वो मालूम नहीं था मम्मी को, स्टिच करना मालूम था। फिर जंगले मास्टर जब मार्केटिंग के लिए नगर जाते थे, उनका एक फ्रेंड था जो टेलर, उनके पास कपड़े सिलाते थे, अपने मंडली के भी कपड़े सिलते थे वहाँ पे, तो उनके पास जाके बैठते भी थे। तो आधा घंटा वो इसमें से निकाल के उसके पास कपड़ा कटिंग कैसे करना वो सीखने लगे जंगले मास्टर। वो सीखने के बाद वो घर आने के बाद वो रात को 1 बजे जब फिल्म चला के आते थे, फिर गांव का लेडीज़ लोगों का ब्लाउज सिलाना, बाकी काम ये पहले शुरू। चूली थी उस वक्त, ब्लाउज तो नहीं थी, चूली थी, चूली सिलाना ये शुरू हो गया। तो रात को वो पिताजी रात को 1 बजे आने के बाद कट करके रखते, कोई किसी आया था, फिर पायजामा शर्ट ऐसे गांव के लोगों का आने लगा, वो कट करते थे, वो उसको सिलाया। अच्छा लोगों का बड़ा गांव में कोई भी नहीं था, 2-3 गांव में, तो वहाँ पे वो सिलाने लगे थे। अच्छे लोग आने लगे कपड़े सिलाने के लिए। दिन भर मम्मी सिलाती थी घर का काम करने के बाद, और रात को 1 बजे पिताजी फिल्म चलाने के आने के बाद वो जितने भी कपड़े आए वो सुबह कट करके रात को कट करके रखते थे। फिर रात को 2-2:30 बजे सोते थे। फिर उन्हें उसके बाद सुबह उठ के डेली मार्केटिंग जाना, ये उनका ट्रेंड था। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा आने लगा, वैसा फैमिली को हेल्प होने लगा। तो फिर मुक्ता ने, मेरी माँ ने और पिताजी ने ये किया कि ये पैसा हम लोग खर्चा नहीं करेंगे, हम जमा करके रखेंगे, क्योंकि हम पूरे 5 भाई बहन, मेरे 2 सिस्टर है, हम 3 भाई, तो मैं सबसे छोटा हूँ, 5th नंबर। 2 बड़े भाई, एक बॉम्बे तो एक कल्याण में रहते थे, वो तो बाबा के पास 2 साल पहले चले गए। दूसरा पूना में रहते, वो अभी है। और मेरे 2 सिस्टर, एक मेहराबाद में और एक दूसरी जलगांव में है। तो वो पैसा जैसा जमा हो गया, तो वो पैसा हमारी बड़ी सिस्टर का शादी का ये आया, तो बाबा के पास गए, बाबा की शादी। बाबा बोले हाँ तू शादी कैसा करेगा, तेरे को पैसा है क्या? बाबा बोले हाँ
ये जो पैसा मैंने कुछ सिलाई का काम किया उसमें से मेरे पास पैसा है, ऐसा उन्होंने वो पैसे पे, वो सिलाई मशीन पे सब बच्चों का शादी उन्होंने बाबा ने जंगले मास्टर ने करा है। वो मशीन अब तक हमने वो प्रिजर्व करके रखी है, क्योंकि वो बाबा का प्रसाद करके। वो ऐसे बाबा इनडायरेक्टली कैसा हेल्प करते, तो उन्होंने हेल्प किया। जब बाबा ये आते थे फिल्म का करते थे, उसके बाद जब एक दफ़ा हमारी मुक्ता यानी हमारी जो हमारी मम्मी के साथ हमारी ग्रैंड मदर वो इधर आ गई मेहराबाद में हमारे पिताजी के पास। वो तो पूरे ऑर्थोडॉक्स पुराने लोग रहते थे, तो वो डेली आफ्टरनून में तो मुक्ता भाई और नरगिस और वालू भाई वुमन मंडल के पास जाते थे। फिर उधर जाकर आने के बाद ये मम्मी ये बोले डेली ये किधर जाते हैं? तो वो बोलने लगे आप किधर जाते हो? हम बोले वहाँ पे ऐसा ऐसा है मेहर बाबा है। और कौन मेहर बाबा? ये बोलने लगे और फिर मुझे लेके जाओ। बोले मैं नहीं लेके जा सकती। 2-3 दिन होने के बाद वो फोर्स करने लगे। एक दिन बाबा को पूछा, बाबा ये ऐसा ऐसा मेरी मदर इन लॉ आ गई है और वो बोलती है आपके पास इधर आना है। वो डेली बोलते आप किधर जाते हो, मज़ा करते हो, घूमते हो, तीनों लेडीज जाते हो और मुझे घर में अकेले बिठाते हो जाते हो। उस वक्त तो वो बहुत पहला इतना ऑर्थोडॉक्स था, वो बहू वो सास कोई बोले बिना कुछ कर नहीं सकती थी, ऐसा था उस वक्त। तो बाबा का स्ट्रिक्ट ऑर्डर भी था, मेरे परमिशन के बगैर किसी को लाना भी नहीं यहाँ पे, और कोई आ भी नहीं सकता। फैमिली का मेंबर भी कि बाबा के पास जाना तो बाबा की पहले परमिशन निकालनी पड़ती थी। मेरे भाई भी जो है बाबा के पास उधर जाना है तो जब बाबा परमिशन देंगे या कुछ सहवास होगा तो उस वक्त जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं जा सकते थे। तो 2-3 फिर बाबा ने नहीं बोला तो भी 2-3 गए। फिर वो डेली फिर घर में आने, शाम को आने के बाद गुस्सा होना, गाली गलौज, तुम जाते हो मज़ा करते हो, कुछ तो भी है, तुम जाते हो एंजॉय करते हो, कौन है ये बाबा? तो ऐसे वो बोले, उनको कुछ भी मालूम नहीं था। फिर वो एक दिन मनी आंटी के पास रोई, ये मनी आंटी ऐसा ऐसा है, मेरी सास मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही, और वो बोलती मुझे लेके क्यों नहीं जाते, क्या बात है, इतना क्या है कि मुझे नहीं जा सकते? तो फिर मनी आंटी ने बाबा को बोला, बाबा ये बेचारी उसको ऐसा प्रॉब्लम है, ज़रा आने दो ना उसको मिलने के लिए। बाबा बोले ठीक है, लेके आओ उसको। तो दूसरे दिन फिर मम्मी साथ में उनको लेके गई। वहाँ पे गए, 1 घंटा रुकने के बाद उनको बोला आप चले जाओ। उनको भेज दिया गया। बाबा ने देखा, उसने देखा सब इधर, ये बाबा देखने के बाद वो हमारी ग्रैंड मदर शांत हो गए। अरे ये कुछ अलग है, ये कुछ मज़ा करने नहीं आते इधर, ऐसा वो मालूम पड़ा। फिर वो कहने के बाद भी शाम को जब घर लौट रहे थे, शाम को 6 बजे आते थे, थोड़ा अंधेरा था। जैसा घर नज़दीक आया फैमिली क्वार्टर्स, एक बड़ा सा सांप मम्मी के पैर से ऊपर चले गए। चलते वक्त ऐसा रोड क्रॉस करते वक्त बड़ा सा सांप गया, जैसे पैर से गया उन्होंने देखा, बाबा करके जोर से चिल्लाए, सब लोग डर गए। फिर वो घर में आई तो इतना डर रही थी मम्मी, बहुत बड़ा सांप था। और फिर मम्मी ने सोचा ये कोई बाबा का ही काम है, कि मैंने बाबा को फोर्स किया, उनके ऑर्डर मैंने ब्रेक करा, क्योंकि मुझे दूसरा मेरे पास कुछ चारा भी नहीं था कि बाबा के उसको लेके जाने बगैर। दूसरे दिन सुबह जाने के बाद बाबा सबसे बैठे मिले, बाबा हंसने लगे, मनी को बोले उसको पूछ कल क्या हुआ। फिर मम्मी बोली, मम्मी उठी है, मम्मी ने हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी, बाबा सॉरी, लेकिन मेरा कुछ दूसरा ये नहीं था कि मैं उनको लेके आऊँ, वो डेली मुझे तकलीफ होता था। बाबा बोले देखो मेरा ऑर्डर ब्रेक करने का ये रहता है, इसके आगे तुम समझ लेना कि मेरा कभी भी कुछ भी हो ऑर्डर ब्रेक नहीं करना। तो ऐसा वो होता था। हमारे 2 बड़े भाई थे, बड़े भाई बॉम्बे चले आए, वो सीखने जॉब करने के लिए प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स में उनका जॉब लगा। दूसरे वो पूना चले गए। फिर मैं था, मेरा 52 में मेरा बर्थ हुआ फैमिली क्वार्टर में, वहाँ भी कोई नहीं था। इन नरगिस कोतवाल और वो गांव की आया, उन्होंने मेरे उधर मम्मी का डिलीवरी किया, मेरा बर्थ हुआ। जैसे ही मेरा बर्थ हुआ वो हिल्ला थी, वो बहुत ये थी, उसने मुझे तुरंत बाहर लेके आई। वो हिल्ला ऐसे मेरी मम्मी बोलती है, तो हिल्ला मुझे बाहर लेके आए और मैं वहाँ पे बड़ा हो गया। और जब कभी बाबा 1953 की उसके बाद जब बाबा न्यू लाइफ से वापस आ गए,
कभी कभी मेहरादत गए, जब मेहराबाद में आके रहते थे मंडली के साथ, तब मम्मी फिर से वो जाती थी उधर। तो उधर किसी को परमिशन नहीं थी, खाली मैं छोटा था, मैं रहता नहीं तो मुझे लेकर आने की परमिशन बाबा ने दी थी। जब जब मैं लेके जाता था, बाबा कभी वुमेन मंडली के साथ रहते थे, बाहर वो शेड में आके बैठते थे, सबसे बातें करते थे डेली वुमेन से, क्या आज क्या हुआ क्या नहीं। तो उस वक्त मैं गया तो बाबा मुझे लेके गोदी में बैठते थे और बाबा मेरे साथ खेले। उतना मेरा सौभाग्य था कि बाबा मेरे को लेके बैठते थे। और कभी फिर मैं जाने के बाद मेहरा आंटी, मनी आंटी, वो सब लोग मुझे लेते थे, क्योंकि मैं छोटा ही था, बच्चा कोई नहीं था उस वक्त। तो ऐसा मेरा उधर से स्टार्ट हुआ। जब मेरा स्कूल भी प्राइमरी स्कूल वहाँ पे शुरू हो गया, कोतवाल फैमिली बॉम्बे चली आई, फिर भाऊ की फैमिली वहाँ पर आई, भाऊ जी आए, भाऊ जी मेरा साथ रहने लगे, भाऊ की फैमिली हमारे नेबर में आ गए, मेहरनाथ, शीला और मैं, उनका भी नाम प्राइमरी स्कूल में डाला गया। हम साथ में जाते थे, शीला और मैं एक क्लास में था, मेहरनाथ 1 साल हमारे जूनियर का इसमें था, मेहरनाथ मेरे से 2 साल छोटा। तो हम ऐसे स्कूल में गए, 4th स्टैंडर्ड तक वो उधर थे। 4th स्टैंडर्ड के बाद वो खुशूर क्वार्टर चले गए वहाँ नगर के लिए, वहाँ हम साथ में रहते थे। जब भी कभी बाबा का सहवास का प्रोग्राम रहता था, हमें जाने का अवसर मिलता था, हम सब बाबा के जो मंडली हॉल में वहाँ जाने का अवसर मिलता था। मुझे आगे जाने का, हम जाके बैठते थे। हमारा ज़्यादा अट्रैक्शन बाबा के एक राइट हैंड में बड़ी टोकरी भरी हुई रहती थी, उसमें लड्डू रहते थे, कभी वो काजू रहते थे, कभी वो छगन मास्टर चिक्की बनाते थे, अलग अलग कलर के पेपर्स में चिक्की बना के रखते थे, वो हमारा ज़्यादा अट्रैक्शन। और दूसरी बात, मेरा सबसे कभी भी मुझे मौका मिला, बाबा के सामने जाके बैठने का मौका मिला, तो मैं पहले बाबा की आँखों की तरफ और बाबा के हाथ की तरफ देखता था, उनकी उंगलियों की तरफ, कि उनकी इतनी स्पीड, मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे अट्रैक्शन था बचपन से। जब भी जाता था, बाबा की उंगलियां और बाबा की आंखें, वही देखता था। मैं कुछ भी देखता नहीं था, बाबा क्या बोलते, क्या चल रहा है, मैं कुछ समझता नहीं था, और मेरे समझने के परे भी था। मैं छोटा था उस वक्त, मेरी उम्र खेलने के, जब भी जाता था, मौका आता था तो सामने बैठता था। तो ये मेरा जंगले मास्टर का भी, जंगले मास्टर जब, और हमारी मम्मी का जब ऐसा बाबा ने कुछ थे उपवास और मौन रखने का बोलते थे, एक दिन बाबा ने डिक्लेयर किया, सब मंडली को बुलाया कि सब लोगों ने, जो मंडली ने, एक दिन का उपवास करना। जो उपवास खाली पानी पे रहना, जिनको जिसकी आदत है, यानी तंबाकू खाने की या सिगरेट पीने की या पान खाने की, एक दिन वो कुछ नहीं कर सकते, खाली पानी पे रहना। अगर उनको ये सब करना है तो उन्होंने 5 दिन उपवास करना। वो तंबाकू खा सकते, वो पान खा सकते या सिगरेट पी सकते, खाली नींबू पानी पीना 5 दिन। तो जंगले मास्टर बोले, उनको तपकिर ये करने की आदत थी, एक दिन का है, हम कर लूँगा, मैं कर लूँगा। उनको बड़ा लगा एक दिन तो कुछ भी नहीं है। तो सुबह सुबह उठे, उस दिन मार्केटिंग नहीं था, बाबा का एक बुक लिया, वो समाधि आए, समाधि आने के बाद वहाँ पे वो सब ध्यान के लिए 5 छोटी छोटी खुलियाँ बनाई थी, वहाँ पे जाके बैठ गए, भले मैं पढ़ूँगा। ऐसा टाइम जाता गया, 12 बजने लगे, उनको तपकीर की स्नफ की याद आने लगी, उनका दिल नहीं लगने लगा, 1-2 बजा, फिर भी उनका कंसंट्रेशन नहीं होने लगा पढ़ने में, अभी क्या करें। फिर वो नीचे घर पे आए, 4-5 बजे तक गए, ऐसे टाइम वो बोले दिल नहीं लगता, दूसरा करेंगे। लेकिन 4:30 बजे तक, उनका 5 बजे तक इतना अनईजी हो गए, बोले मैं कंट्रोल, सर दुखने लगा, अनईजी हो गए। फिर बोले बाबा माफ़ करना, मैं 5 दिन का उपवास करूँगा और लेकिन मैं छोड़ता हूँ। उन्होंने स्नप लिया जोर से, हाँ बोले अभी ठीक हो गया। फिर उन्होंने वो छोड़ दिया, वो 1 दिन का उपवास बंद किया, फिर 5 दिन का नींबू पानी पे उपवास किया। वैसे ही बाबा ने 1 महीने का मौन रखने को बोला था सब लोगों को, फैमिली वाले को भी बोला था। तो बाबा ने जब बोलने के बाद मम्मी को और पिताजी दोनों ने बाबा को बोला ठीक है बाबा हम करेंगे। मेरे भाई थे, दूसरे भाई थे, हम सब छोटे थे। जंगले मास्टर डेली मार्केटिंग में जाते थे, वो पेपर और पेन लेके जाते थे और वहाँ पे बहुत सारी जो भाजी
बेचने वाली जो बाई लोग रही थी वो पढ़ी लिखी नहीं रहती थी, वो लिख के देती थी, उनको समझता नहीं था। तो फिर किसी से बढ़ा के उनको बताते या किसी को वो लिख के देते थे, उनको किसी को बोलना या कुछ दुकान में से कुछ खरीदे करना है या शॉप से कुछ लेना है तो लिख के देते थे। वो सब भाजी वाली बाई बोलती थी नहीं नहीं कुछ आई, अरे कितना सुंदर आदमी है, लेकिन भी देखो ना बात नहीं कर, मुका है, बोले मुका है, वो बोल नहीं सकता। एक भाई बहुत दिन जाने के बाद बहुत सारे लोग देते कितना देखो कितना अच्छा आदमी के लिए ऐसा है, लेकिन वो हंसते थे काका, हम काका बोलते थे जंगले मास्टर को, बचपन से हम सभी भाई उनको काका बोलते थे। जंगले मास्टर भी ये नाम कैसा पड़ा, जब वो आए मार्केटिंग करने लगे, हर एक को नाम दिया गया, वो मार्केटिंग करते बाजार मास्टर करके जंगले मास्टर करके नाम पड़ा। बहुत सारे लोग पूछते जंगले मास्टर, बोले कोई टीचर थे क्या, मतलब टीचर तो नहीं थे लेकिन मार्केटिंग थे, बाजार मास्टर करके उनको नाम जंगले मास्टर ऐसा। बाबा बोले मैं तो जंगले मास्टर बोलते थे, सब लोग उनके जंगले मास्टर बोलने लगे। तो 1 महीना हो गया, 1 महीना होने के बाद बाबा ने सबको, फैमिली वालों सबको मंडली हॉल में बुलाया, सबको पूछा आपने कैसा करा मोहन, आपको कैसा अनुभव हुआ, आपका क्या अनुभव है। तो मम्मी से पूछा तूने करा 1 महीने का गया, बोले हाँ बाबा। तो ये छोटे छोटे बच्चे तूने कैसा करा, क्या करती थी, मेरे बाबा वो झगड़ करते थे तो मैं उनको चिमटी काट निकालती थी या मैं खुद रोते बैठती थी, वो सुनते नहीं तो मैं खुद रोती थी। तो ऐसा उनका बाबा का जो था आज्ञा पालन का, तो मम्मी ने उन्होंने बहुत सारा उन्होंने किया है। तो ये उपवास का हुआ, ये हुआ। और उसके बाद मैं जब स्कूल जाने लगा, स्कूल के बाद मैं नगर में भी साइकिल पे जाता था स्कूलिंग के लिए, स्कूल पे से आना जाना, कभी मेहराजाद, कभी बाबा बुलाते थे तो मेहराजाद जाना, मुंडले के साथ जाना। तो होने के बाद मैं कॉलेज गया, कॉलेज जाने के बाद अपना ये आदि के ईरानी, बहुत सारे उधर कुछ काम थे गांव में के, गांव कोई फार्मर्स रहते थे, फार्मर्स का कोई प्रॉब्लम होगा या कोई किसी फार्मर उनके पास चले गया, उनका कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो बुलाते थे। और वो उधर बुलाने के बाद मुझे बोलते थे रमेश तू कुछ कर सकता है क्या, देख जा रहा हो कुछ हेल्प कर सकता है क्या, इसका ये प्रॉब्लम है। तो ऐसा कुछ मैं कभी हेल्प करता था। और जब मैं सबसे छोटा था उस वक्त की एक बात है कि जब हमारे बाजू में नरगिस कोतवाल और फैमिली रहते थे, हमारे गांव में एक अरविंद सेफर्ड करके क्रिश्चियन आदमी था, वो कंट्री लिकर दारू बनाता था। अभी बाईपास जो हो गया नया तो वो बाईपास में उसका घर है, वो कंट्री लिकर घर में बनाता था और बेचता था। और वो ज़रा दादा था आदमी, दादा सर का, सब गांव में डरते थे, सब उसको डरते थे, आसपास के गांव वाले डरते थे। वो ड्रिंक हमेशा किया हुआ रहता था। वो हमेशा उधर जाते वक्त वो हिल्ला को देखता था, हिल्ला को देखते, हिल्ला बहुत सुंदर थी, एकदम यंग एज में थी, सुंदर थी। तो हमेशा आने का, उधर से विसल बजाने का, तकलीफ देने का, बहुत बार ऐसा होने लगा। एक पादरी काका को मालूम पड़ा कि ये आदमी है उसको तकलीफ देता है। तो पादरी काका एक दिन हाथ में ग्लोव्स पहन के आए, बॉक्सिंग ग्लोव्स, साइकिल पे आ गए। और जब उसको मालूम पड़ा उधर आए, उसको स्टैंड के बाजू में पकड़ा, उसको इतना मारा, इतना मारा, वो किसी कोई सब लोग उससे डरते थे, लेकिन पादरी काका ने उसको इतना मारा, तब से उसका उधर फैमिली क्वार्टर की तरफ आना बंद हो गया। पादरी काका ने बोला इधर आना ही नहीं, और इधर तू दिखाई दिया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। पादरी काका इतने टेरर थे, सब गाँव वाले सब डरते थे, उतना लोगों से प्यार भी करते थे। वैसा ही एक जो हमारे बाजू का जो गाँव वाला था उसका घोड़ा था, वो टांगे को मारवाड़ी था, वो टांगे को लगा के वो डेली अहमदनगर जाता था, लेकर आता था। वो घोड़ा बहुत बीमार था, उसके पैर में लगा था, तो बहुत सारे वो चाबुक से मारता था। पादरी काका 1-2-3 दिन उसको देखा, हमेशा ये रोड से जाता है, वो चाबुक से मारता है उसको पादरी काका ने एक दिन रुकाया, वो घोड़ा ले लिया और वो उसको मारवाड़ी को नीचे उतारा, उसी चाबुक से वो मारवाड़ी को मारा और बोले तब से घोड़ा छोड़ दे, ये मेरे इधर रहेगा। पादरी काका ने उसकी ट्रीटमेंट करी, वो उसका ड्रेसिंग करना, उसको होम्योपैथिक मेडिसिन खिलाना, उसको नहलाना, उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाना। और मारवाड़ी को बोला इधर आना भी नहीं है घोड़े के लिए, तू चले जा। वहाँ से वैसे घोड़ा चल के चले गया। सब लोग डरते थे पादरी काका से, वो बहुत डरते थे। तो घोड़ा ठीक हो गया पूरा, पादरी काका जैसे बोल, पादरी काका तो समझता था। फिर वो ठीक होने के बाद फिर उसको मारवाड़ी को बुलाया, देख अभी ठीक हुआ है, कभी भी इसको अगर तूने चाबुक मारा तो देख तुझे मैं तेरी खाल उधार दूंगा। वापस उसको घोड़ा दे दिया। और फिर जब भी वो घोड़ा लेके वहाँ से जाता था तो घोड़ा वहाँ पे रुकता था,
घोड़ा आगे जाता ही नहीं था। जब पादरी काका आएंगे उसको वे करेंगे, पैट करेंगे, तब खिलाएंगे कुछ, तब एक दो दिन हो गया तो आगे जाता था। फिर वो मारवाड़ी को मालूम पड़ा, ये फिर वो जब जैसे जाता था पहले पादरी काका के पास लाता था, उनको मिलने के बाद वो अहमदनगर जाता था। ऐसा ही एक दिन बाबा की ऑर्डर थी कि समर के दिन थे, धूप काले के दिन थे, कि सब फैमिली वालों ने, लेडीज़ ने 11 के बाद बाहर जाना नहीं। बहुत सारी धूप थी, मार्च अप्रैल का मंथ था, बाहर जाना नहीं, बच्चों ने बाहर घूमना नहीं, 4 बजे तक बाहर घूमना नहीं। जो मंडली वाले थे, जो काम करने वाले थे, लेकिन उन्होंने जाना तो स्कार्फ बांधना, कैप पहनना और अपना काम करना। तो ऐसा एक दिन मैं मेरे फ्रेंड्स के साथ फैमिली क्वार्टर्स में, कंपाउंड में खेलता था, गिल्ली डंडो बोलते हैं ना, वो खेलता था। मैं ऐसा ही 9-10 साल का था और हमारे पास, हमने पिताजी ने बाद में जब स्विंग का काम किया तो कुछ और सपोर्टिंग के लिए कुछ गाय और कुछ भैंसे लिए, कुछ जिसका दूध जो है गांव में बेचा जाए और बच्चों को भी हो जाए। 1-2 गाय थी, उसके लिए टेम्पररी एक शेड इसमें पत्थर का डाल के उस बनाया था। तो मैं खेलते खेलते गिल्ली ऊपर गई, पत्थर के ऊपर 10 फीट हाइट था, ऊपर गई। तो मैं ऊपर चढ़ा, स्टेयर के ऊपर चढ़ा मैं सीढ़ी से, और ऊपर में गिल्ली लिया। जैसे मैंने गिल्ली लिया, रोड की तरफ देखा, वहाँ से उधर से पादरी काका आ रहे थे साइकिल पे। पादरी काका जैसे मैंने देखा पादरी काका आ रहे, मैंने ऊपर से नीचे जंप मारी और अंदर घर में जाके बेड के नीचे छुप गया। और पादरी काका ने मुझे देखा, वो गांव में जाने वाले थे, लेकिन फिर फैमिली क्वार्टर की तरफ उन्होंने टर्न लिया। हमारे घर के सामने जो इसका पानी था, जो बाथरूम का वगैरह पानी बाहर जाता था, उसके उधर मम्मी ने कुछ झाड़ लगाए थे, उसमें बाम्बू के भी झाड़ लगाए थे। तो बाम्बू का प्लांट था, तो बाबू वैसे आए, पादरी काका ने एक बाम्बू का ये निकाल लिया, कट गया और अंदर घुस गए। वो पूछने लगे, मम्मी अंदर किचन में कुछ काम कर रही थी। मम्मी को पूछा, रमेश कहाँ है? बोले होगा इधर, यहीं पे किधर, फिर मुझे नहीं मालूम। बोले फिर उन्होंने देखने लगे, उन्होंने देखा था, मैं अंदर भाग गया, मैं नीचे आया तो ढूंढने लगे, तो मैं नीचे पलंग के नीचे छुपा हुआ था। तो पादरी काका ने मेरा पैर पकड़ा, नीचे बाहर खींचा और मुझे वो केन से मुझे मारा और बोले इसके आगे देखो, इसके लिए कि वो कुछ बीमार नहीं पड़े, बाबा का ऑर्डर है। बाबा ने बोला, किस लिए बोला, तो बाबा का ऑर्डर भी ब्रेक करा। इसके बोला इसके आगे बिल्कुल जो बाबा ने बोला वो करना, और तुम्हारी हेल्थ का भी इम्पोर्टेंस है। तो पादरी काका बहुत प्यार भी करते थे मुझे। मेरा कुछ भी प्रॉब्लम हुआ मैं पादरी काका के पास जाता था, पादरी काका बोलते थे, मुझे गाइड करते थे। मेरे लाइफ में पादरी काका, पिंडू काका, गोवेर एंड मंसारी मेन, वो सब मेरे लाइफ में जो है वो मेरे इम्पोर्टेंट लोग सब थे। तो पिंडू काका भी बहुत सारी ये करते थे। जब मैं उस वक्त स्कूल में था तो हमारे गांव में एक तालीम हुआ करती थी, तालीम जो पुरानी, वहाँ पे मैं वर्जिश करता था, जाता था। तो पिंडू काका एक दिन उनको मालूम पड़ा मैं वर्जिश करता हूँ वहाँ पे, तो बोले ठीक है तेरे लिए उन्होंने बोले 1 साल तू कर, मेरे हर महीने के लिए अंडे खाने के लिए मुझे उन्होंने पैसे दिए। तो अंडे खाना और दूध पीना, दूध तो घर का था, तो अंडे खाना डेली। पिंडू काका ने मुझे अंडे खाने के लिए पैसे दिए और मैं अच्छा, तबीयत भी अच्छी बनी थी उस वक्त, स्कूल में था तो मैं प्राइमरी में था तब मैं। और उस वक्त पादरी काका टाइम टू टाइम कुछ प्रॉब्लम आ गया, मैं गया तो मुझे हेल्प करते थे, गाइड करते थे। कॉलेज के दिनों के बाद भी मुझे हेल्प करते थे। और मंसारी तो जैसे मेरी छुट्टी हो गई स्कूल, प्राइमरी स्कूल के दिनों में, तो छुट्टी के दिनों ने जंगली मास्टर, जब जंगली मास्टर को बाबा की ऑर्डर थी, जब बाबा न्यू लाइफ गए, न्यू लाइफ जाने से पहले 1948 में बाबा ने मीटिंग ली हॉल में। 1948 में जब मंडल हॉल बन गया उसमें मीटिंग ली, उसमें बाबा ने वो सब मंडली सब डिक्लेयर किया, जंगली मास्टर विल बी और मंडली मेंबर। उस वक्त उन्होंने बाबा ने डिक्लेयर किया 1948 में। लेकिन पिताजी लास्ट तक वो बोले मैं बाबा का सर्वेंट हूँ, मैं सर्वेंट ही रहूँगा, मैं इधर सर्वेंट करके आया हूँ। कभी भी वो उन्होंने बोला नहीं कि मैं मंडली मेंबर हूँ करके, वो आखिरी तक वो सर्वेंट करके बोलते थे लोगों को। और उस वक्त बाबा ने सबको पूछा आपको कौन कौन मेरे साथ आता है, लेकिन बाबा ने रूल्स बोले आपको सब छोड़ना पड़ेगा। जो फैमिली वाले वो फैमिली को अपना अपना जो किधर रखना चाहते उधर रखे, उनका देखभाल का खर्चे का काम मैं करूँगा, मैं देते जाऊँगा। लेकिन एक भी अगर नियम आपने तोड़ दिया तो आप मेरे साथ नहीं रह सकते। तो पिताजी ने भी वो जाने के लिए बहुत सोचा मैं क्या करूँ, जाऊँ कि नहीं।
फिर बोला कि मेरी फैमिली है, बच्चे है, मैं कैसा कर सकता हूँ, मैं तो नहीं कर सकता, इनकी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने ना बोला, बाबा मैं नहीं आ सकता। तो वो बोले तू क्या करेगा, तो अभी तो मैं तो सब छोड़ के जा रहा हूँ। उन्होंने प्रॉपर्टी सब बेच दिया, कुछ सरोज के नाम पे कुछ ट्रांसफ़र कर दिया, उन्हें पावर ऑफ अटर्नी दे दिए, मेहर जी के नाम पे, ये अपना बाकी नरीमन दादाचंद जी के नाम पे, मेरा ये सब ऐसा अलग अलग करने के बाद बोले मेरा तो कुछ भी नहीं इधर, तू क्या करेगा, क्या खाएगा। बाबा बोले मुझे कुछ फिक्र नहीं, आप सब देखने वाले, मैं यहीं पे रहूँगा, यहाँ भूखा मरा तो भी मैं यहीं पे रहूँगा। तो बाबा बोले फिर ठीक क्या करें। फिर उन्होंने जंगले मास्टर को बोला केकोबाद फैमिली और मंसारी का केयर टेकर और उनके मार्केटिंग करना एक दिन हफ्ते में, और वहाँ पे समाधि पे एज ए वॉचमैन। तो डेली सुबह 6 बजे उनको उठना पड़ता था। जब फैमिली क्वार्टर्स में थे, बाबा जब चले गए न्यू लाइफ में, तो न्यू लाइफ जाने से पहले बाबा ने बोला छगन मास्टर तो उनके भिंगार में चले गए, जमादार फैमिली क्वार्टर्स में रह गए, वालू भाई फैमिली क्वार्टर्स में रह गए, सिद्धू जी और जंगले मास्टर और सावक कोतवाल ये मेहराबाद में आ गए। मंडली हॉल के बाजू में रूम था, वहाँ पे हमारी फैमिली पूरी आ गई। तो सुबह समाधि पे जो हिल पे जाने से पहले वो वहाँ पे जो ओल्ड वेल है अपने रास्ते के बाजू में, वहाँ पे इंजन था वो चालू करना, वहाँ पे अपनी पार्किंग में जो पानी की टंकी है पहले वहाँ पानी टंकी उसमें पानी चढ़ाना, और फिर वो होने के बाद 6 बजे ऊपर जाना। वहाँ पे मंसारी 6 बजे से रात को 8 बजे तक पिताजी को वहाँ पे रुकना पड़ता था। मार्केटिंग के लिए हफ्ते में एक बार आधा दिन जाना, फिर उस वक्त जमादार को बिठा के वो जाते थे। तो सुबह से 6 बजे से 8 बजे तक फिर उनको खाने का डब्बा मेरे भाई या बहन या कभी कभी मेरी माँ वो उनको दोपहर में लेके जा देती थी। तो ऐसा डेली शाम तक उधर रुकना ये जंगले मास्टर का काम था। बाबा ने जब बॉडी ड्रॉप करने के बाद 1 साल जंगले मास्टर वही सुबह 6 बजे से 8 बजे तक बाबा के समाधि के सामने वो नीम का झाड़ है वहाँ पे कुर्सी ला के बैठते थे। जो लोग आते थे वो दर्शन करते थे, उनको प्रसाद देते थे, वो जाते थे। वहाँ पे शेड नहीं था उस वक्त। फिर वो 1 साल होने के बाद पेंडू जंगले मास्टर से बोले, अरे तू 1 साल सुबह से 6 बजे से 8 बजे तक कैसा रहेगा, तुझे कोई हेल्पर की ज़रूरत है, कोई एक रिलीवर की ज़रूरत है, तो तेरे ध्यान में कोई है क्या, कोई अपना इधर रह सकता है क्या। तो जंगले मास्टर ने बोला एक तो नाना खेर या बाल नातू दोनों में से कोई आप देखो कोई वो आता है। तो फिर वो नाना खेर से पिंडू ने बात किया। फिर नाना खेर उनका दुकान वगैरह वो बेच के फिर वो मेहराबाद के लिए आए। वैसा उनको रिलीवर हो गया। फिर वो वैसा जाने तो भी वो डेली दोपहर जैसा उनको ड्यूटी सुबह नाना खेर जाते, दोपहर को जंगले मास्टर जाते थे, फिर शाम को आते थे, ऐसा उनका ड्यूटी शुरू हुआ। तो उस वक्त मैं कॉलेज जाने लगा। फिर भाऊजी भी कॉलेज जाने के बाद भाऊजी भी कुछ काम होगा था, बोलते थे मुझे। एक दिन हमारे मनी आंटी के पास जंगले मास्टर गए वहाँ पे। तो उस वक्त उनके पास एरेज काका मनी आंटी बैठे थे। न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के वहाँ के मैनेजर वो उनके पास आए, मनी आंटी के पास, अपना प्रॉपर्टी का कुछ इंश्योरेंस वगैरह करना, किसी व्हीकल के इंश्योरेंस का वो करते थे। तब जंगले मास्टर भी वहाँ पे गए थे। तो आंटी को बोलने लगे, मनी आंटी को, कि ऐसा हमारे अभी न्यू इंडिया में कोई वैकेंसीज अभी आ रही डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए, कोई आपके फैमिली में से या कोई आपके बाबा परिवार से कोई लड़का होगा तो देखो उसको अप्लाई करने को बोलो। तो उन्होंने एरेज काका और मनी आंटी सोचने कौन है ध्यान में। फिर जंगले मास्टर को पूछा रमेश क्या करता है आजकल। तो उन्होंने बोला कि वो तो अभी मैनेजमेंट का कोर्स करता है। मैं तब MMS करता, मास्टर इन मैनेजमेंट साइंस का कोर्स कॉलेज करता था मैं उस वक्त। तो वो करता है, तो उसको पूछ अगर वो इंटरेस्टेड है तो जॉब करने के लिए। तो नेक्स्ट दिन जा और उनको मिल ले। दूसरे दिन मैं गया, उनसे मिला। उन्होंने बोला ये ऐसा डेवलपमेंट ऑफिसर का जॉब है, ये बिजनेस नहीं करना, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आपको बॉम्बे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा, आपके रिटर्न टेस्ट होगी। मुझे पहले से टेबल वर्क का मैं हेट करता था। टेबल वर्क को लिखना, ये पढ़ाई, ये लिखना, ये करना, मुझे पहले से क्लेरिकल का ये काम मुझे पहले से पसंद नहीं था। तो मार्केटिंग बोला मतलब ठीक है अपने पसंद का काम है तो मैं जाऊंगा। तो मैं अप्लाई किया
बॉम्बे से कॉल आया इंटरव्यू, बॉम्बे फिर वहाँ पे रिटन टेस्ट हो गई, रिटन टेस्ट में सिलेक्ट हुआ, उसके बाद बॉम्बे में फोर्ट ऑफिस में ही इंटरव्यू हो गई, इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ, फिर 1.5 महीने का ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग करके सिलेक्ट हो गया। तो ऐसा बाबा के थ्रू सब बाबा को यहाँ पे सब ये करना था। तो जैसा क्योंकि जैसे जंगले मास्टर यहाँ पे आए, उस वक्त जंगले मास्टर को जो बुलाया गया, पेपर में भी ऐड दिया गया, पेपर में ऐड देने के बाद भी कोई भी किसी ने अप्लाई नहीं किया। लेटर देने के बाद जब जंगले मास्टर वहाँ पे आए, एक बाबा को खींचना था। पिताजी ने सोचा मैं इतने दूर 280 किलोमीटर पे और इधर पेपर में ऐड दिया, कोई नहीं आया और लेटर आया, ये बाबा का ही काम है, बाबा ही खींच सकते, मैं कितना भाग्यवान हूँ। तो बाबा ने ऐसा किसी को खींचते, तो वैसे ही जैसे मुझे ये जॉब मिला, पिताजी वहाँ जाना, बाबा का ही काम है कि मुझे वहाँ पे जॉब देना। और जो मेरे मनपसंद का जॉब था, तब हम मेरा दे जाते थे, बाबा पूछते थे आगे क्या करना, तो बाबा को बोला बाबा मुझे कुछ समझता नहीं अभी, तब हम स्कूल में थे, क्या करेंगे, मैंने बाबा कुछ समझता नहीं, क्या करूँगा कुछ नहीं, लेकिन मैं क्लर्क नहीं बनूँगा बाबा। हाँ, तो बोलते थे अच्छा लेकिन तू अभी मेरा बात छोड़ के नहीं जाना, ऐसा बाबा बोले थे। तो कुछ समझ में नहीं आया उस वक्त, मेरा बात छोड़ के नहीं जाया, लेकिन ये जॉब मिला डेवलपमेंट ऑफिसर का। डेवलपमेंट ऑफिसर के बाद मेरा प्रमोशन हुआ, 3-4 साल के बाद मेरा बिजनेस बढ़ा। मैं गांव-गांव साइकिल पे जाके बिजनेस करता था, यानी बस से 50 किलोमीटर जाके वहाँ पे काऊ इंश्योरेंस उस वक्त इंट्रोड्यूस हुआ था, तो साइकिल लेके गांव में जाना, घूमना, वहाँ पे बैल, एक एक बैल के लिए इंश्योरेंस करना, वहाँ का बैंक का जो कोई लोन दिया होगा वो करना, सब ये ऐसा करते मैं घूमता था, बिज़नेस डेवलप किया। उसके बाद मुझे वीडियोकॉन का पहला वहाँ पे छोटा सा बिज़नेस था, वहाँ पे उनका राइडर इंडस्ट्री करके छोटा इलेक्ट्रॉनिक यूनिट था, और उनका वन ऑफ द डायरेक्टर ही वाज माय क्लासमेट इन मैनेजमेंट टाइम, तो वो मेरे साथ थे और उनका बिज़नेस वो वीडियोकॉन का शुरू किया। तो वो मुझे बुलाते थे, घंटों बाद उनके साथ बिठाते, गप्पे मारते थे, मैंने ये शुरू किया वो शुरू किया। नया टीवी जब एशियाड शुरू हुआ तो एशियाड का नया टीवी उन्होंने लॉन्च किया, तो वो काम मेरे पास आया, तो वो इंश्योरेंस का काम आया। वो इंश्योरेंस काम इतना बढ़ते गया, उनकी पूरा ऑल ओवर इंडिया इंडस्ट्रीज़ और फिर एक्सपोर्ट और वो शुरू हुआ, उसका आपके काम मुझे मिला। यानी बाबा का देखो, और हमारे इंश्योरेंस में था जैसा प्रमोशन हो गया तो ट्रांसफ़र 3-4 साल के बाद, लेकिन मेरा पहला असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर, बाद में ब्रांच मैनेजर, फिर उसके बाद मेरा बिजनेस इतना बढ़ता गया कि बॉम्बे छोड़ के पूरा महाराष्ट्र में मेरी ब्रांच नंबर 1 थी बिजनेस कलेक्शन में। वो सब कलेक्शन सब बाबा की कृपा थी, बाबा की कृपा से सब इतना बिजनेस बढ़ा और मुझे सभी प्रमोशन नगर में मिले। बिल्कुल 24 साल के मेरे सर्विस में पूरे प्रमोशन वहाँ भी मिले। उस वक्त मेरा डेवलपमेंट का जॉब था, एक जगह पे बैठना नहीं था, घूमना था, तो मेरा बिजनेस आता था। उस वक्त मैं ट्रस्ट को इनडायरेक्टली बहुत सारी हेल्प करता था। भाऊजी के कुछ काम थे, टाउन प्लानिंग के कुछ काम थे, कुछ बहुत सारे एनओसी के प्रॉब्लम थे। उस वक्त मेरे डिस्टेंस रिलेटिव जो नगर के टाउन प्लानर इंचार्ज थे वो आए थे, तो भाऊजी कुछ काम हुआ तो फिर उनको भाऊजी को उनके घर पे ले गए। वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत रूल के बिल्कुल करप्ट नहीं थे, तो वो ऐसे काम करना, वो आदि की रानी का काम करना। फिर कभी गांव में कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो अपने गोहर आंटी, अमर तिथि टाइम पे, उस वक्त गोहर आंटी जब सूरत में अमर तिथि चालू हो गई तब बहुत सारे कम लोग आते थे, लेकिन पुलिस की तरफ ध्यान देना, पुलिस लोगों को खिलाना, बाकी लोगों को मुझे मेरे पास पैसे देते, इनको तरफ ध्यान देना, इनको चाय पानी खिलाना, उनको खाना भी देना, रमेश तेरा काम है। तो गोहर आंटी वो देखते थे, पिंडू काका तो देखते थे बाकी के, लेकिन विदाउट फेल गोहर आंटी वो सबका ख्याल रखते थे। तो ऐसा शुरू हुआ। जब स्कूल डेज में भी जब मेरा 11th स्टैंडर्ड हो गया, 11th स्टैंडर्ड के बाद मैंने देखा जंगले मास्टर के बहुत सारे हलाकत का दिन निकाले थे, उनका जो लाइफ सब देखा, तो मैंने सोचा पहले से कि कुछ ना कुछ करना, अपन ने एक्स्ट्रा पैसा कमाना कि जिससे अपन कुछ उनको सुख दे सके आगे चल के। तो समर में मैं उस वक्त वो सब तरफ ड्रॉट था, सब तरफ ड्रॉट के गवर्नमेंट ने काम निकाले थे, वो डगवेल और बाकी के जब कुछ गवर्नमेंट के स्कीम थे, तो वहाँ पे साइट सुपरवाइज़र करके 2-3 गांव दिए गए। साइट सुपरवाइज़र का काम मुझे मिला, तो गांव जाके उधर जितने मजदूर थे उनकी हाजिरी ला, 90 रुपीज़ मंथ, 90 रुपीज़ पर मंथ, 69 एंड 70 में 90 रुपये पर मंथ। मैं 1-1.5 महीना छुट्टी थी, वो छुट्टी में करता था। उसके बाद कॉलेज आया, 1 साल मैं नगर में कॉलेज में हॉस्टल में रहा, वो एक प्री डिग्री के बाद। तो मतलब इस पर मज़ा नहीं,
कुछ कुछ कर सकते हैं अपन, तो मैं कॉमर्स में गया, अपने को टाइम भी मिलता है बहुत सारा, मैंने वो भी छोड़ दिया। सेकेंड ईयर से मैंने एक्सटर्नल कॉलेज शुरू किया। फिर उस वक्त मुझे ड्रामा का बहुत शौक हो गया, तो ड्रामा में पार्टिसिपेट हो गया। ड्रामा में पार्टिसिपेट होने के बाद वो कॉलेज के ड्रामा में जाता था। उस वक्त बॉम्बे से एक ऐड आई थी कि उन्होंने आर्टिस्ट भरना है इनके प्रयोग के लिए, तो उस वक्त मैं वो फॉर्म फिलअप किया, मैंने भेज दिया। और विदाउट टेलिंग जंगले मास्टर, मैं उस वक्त नगर में रहता था, कुछ मैं खाली मेरे ब्रदर इन लॉ जो बॉम्बे में बांद्रा में रहते थे, मेरी सिस्टर बांद्रा में रहती थी, वो टेक्निकल स्कूल में टीचर थे, मैं उनके पास चला आया इंटरव्यू के लिए कि मुझे बहुत ड्रामा का शौक़ था। तो बॉम्बे आया, इंटरव्यू दिया, मैं इस इंटरव्यू में सिलेक्ट हुआ ड्रामा में मुझे लेने के लिए। तो मुझे अभी उधर जाना इंटरव्यू के लिए, तो डायलॉग वगैरह कुछ पाठ करना, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, तो उनके स्कूल में गया, उनके लाइब्रेरी में से कुछ बुक लिए, जो बुक हिस्टोरिकल बुक्स लिए, उसमें से कुछ डायलॉग्स वगैरह ऐसा पाठ किए। मैं गया, वो सिंधे करके थे, तो उनके पास उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। लेकिन उन्होंने बोला था, अप्रैल में मेरा फर्स्ट प्री डिग्री का एग्ज़ाम था, लास्ट ईयर अप्रैल में, और अप्रैल में उनका फर्स्ट प्रयोग आने वाला था, वो उनको प्ले करना था। वो बोले तुझे अभी 15 दिन में आना पड़ेगा बॉम्बे, और वहाँ बॉम्बे रुकना पड़ेगा। मैं बॉम्बे आया 2 दिन, मेरा वहाँ से मेहराबाद से डब्बा आता था, वो डब्बे वाला बोलता वो डब्बा उधर कोई भी नहीं, आपका लड़का नहीं उधर, वो डब्बा मैं किधर दूँ? फिर पिताजी को मालूम पड़ा। फिर बॉम्बे आने के बाद मैंने उनको मैसेज दिया कि मैं बॉम्बे आया हूँ। फिर मैं मेहराबाद चले गया, उनका लेटर भी आया था मुझे अपॉइंटमेंट के बाद। पिताजी बहुत भड़क गए, बोले ये क्या कर रहा है, तुझे जो नाटक करना है, जो ड्रामा करना है, ग्रेजुएशन के बाद करना, पहले ग्रेजुएट हो जा, फिर ग्रेजुएशन के बाद ड्रामा करना, ये ड्रामा अभी नहीं करना, पूरा ग्रेजुएट हो जा। बहुत डांट लगाई। और बाबा की इधर तू रहता है, बाबा ने इधर बोला, और ये क्या ड्रामा करता है तू? फिर तब से मैंने वो लेटर आया, मैंने छोड़ दिया। फिर सेकेंड ईयर से मैंने एक्सटर्नल कॉलेज शुरू किया, और एक्सटर्नल कॉलेज करते वक्त मैं साइड बिजनेस कुछ ना कुछ कमाने के लिए करने लगा। फिर एक साल मैंने वो सोप फैक्ट्री, यानी इसमें समर में मैं एक सोप फैक्ट्री औरंगाबाद में ज्वाइन किया। वहाँ पे एक सेल्स मैनेजर करके मैं ज्वाइन हुआ। 1 महीना हो गया, लेकिन आगे चांस था मैं कमाने का। मैं बोला 1 साल अपन ड्रॉप लेंगे। 1 साल मैं कॉलेज का ड्रॉप लिया, और फिर वहाँ से खाली मैं पढ़ता गया, मतलब खाली एग्ज़ाम को डायरेक्ट बैठेंगे पहला वो। तो मैं वहाँ पे जाता था, पूरा औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में सोप बेचना, और वहाँ पे पढ़ाई में शाम को रात को आने के बाद मैं करता था। एक जीप थी, ड्राइवर था, और हर एक गांव में घूमना, रात को 12 बजे आना, फिर वो सुबह कभी जाते वक्त गाड़ी में पढ़ना, या ऐसा करके मैंने एग्ज़ाम दी और कॉलेज नहीं गया। फिर मतलब सर अपन कर सकते ये, अपन विदाउट कॉलेज, खाली प्रैक्टिकल इसके प्रॉब्लम था, वो सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया। फिर नेक्स्ट ईयर से मैं नगर में रुका, वहाँ से मैं कॉलेज बाहर से खाली ट्यूशन लगाई। फिर कुछ नगर से बॉम्बे से सामान लाना, मिलिट्री कैंटीन को सप्लाई करना, ऐसा किया, साइड में पैसा कमाए, कुछ प्लॉट्स लिए, और वो लेके मुझे खाली एक ही अंदर था कि पिताजी को अच्छा आराम से रखना। तो वो ऐसा शुरू होगा, फिर ग्रेजुएशन होगा, फिर ये जॉब मिला, जॉब में से तो मुझे अच्छा बाबा ने लिफ्ट दिया। तो ये करते करते मैं बाबा के पास, वहाँ पे बहुत सारे सहवास के टाइम हमारे दोनों भाई, हर एक बाबा की जो पुरानी सहवास की जितनी फिल्में आप देखोगे कि बाबा के कार के साथ और बाबा के सामने बैठे हुए, उनकी फ़ोटो भी है दोनों भाई के, और मम्मी भी पूरे सहवास में 1955, और हर वक्त बाबा न्यूयॉर्क से आने के बाद, अपने बेंगलोर से आने के बाद सहवास होते थे, वो सहवास में वॉलंटियर करके मम्मी जाती थी। हम घर में रहते थे, एक गांव की लेडी थी काम वाली भाई, मैं तो छोटा था, मेरे पास, मुझे उनके पास रखते थी माँ, और मम्मी इधर बाबा के सहवास में आती थी। बाबा कुछ भी काम हुआ था, एक महीना सुबह जाके शाम को मम्मी आती थी तो बाबा के सहवास में। और पिताजी जब थे, पूरा सहवास का टाइम बाबा ने जो बोला सहवास में वो कभी अटेंड नहीं हो सके, क्योंकि सहवास में बाबा ने बोला था जो काम दिया वो काम तुमने करना, मेरे ऑर्डर के बगैर तुमने कभी आना नहीं, या काम छोड़ के सहवास में आके बैठना नहीं। हर एक को अपनी अपनी ड्यूटी दी थी। तो सब सहवासियों का, वो लोगों का मार्केटिंग करना, ये जंगले मास्टर का काम था। ऐसा मेरे लाइफ बाबा के साथ बहुत बार जाना, ये रहना, ये मेरी लाइफ पे बहुत सारा हमारा इंस्ट्रक्शन थे कि बहुत बार हम नहीं जा सकते थे,
हम नहीं जा खाली पिताजी को और मम्मी को जा सकते थे। हमारे बड़े होने के बाद तो हम ज़्यादा बाबा के पास नहीं जा सके। मेरा दाद होने के बाद खाली मेहराबाद जब आते थे उतने ही जाता था मैं। इतना बाबा का मैं प्यार मिला, सब मुझे मंडली का प्यार मिला। मंसारी के पास जब जाता था मैं समर में, मैं बोला कि जब मैं समर में जाता था वेकेशन में, तब सुबह पिताजी के पास जाता, साथ में जाता था। वहाँ पे मंसारी के रूम में मैं खेलता था। उधर खेलने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मंसारी भाई एक रस्सी देती थी, उसके लिए उसको मैं खुरपा जो रहता ना वो लगाता था, ऊपर से डालता था। और ऐसा वहाँ पे जब पुराने ज़माने में अपने जो इंजन रूम है वहाँ पे एक पानी की मोट बोलते, मोट जो इसके रहती देखो चमड़े की बनाई, उसमें पानी बैल खींच के वो उधर थोड़ा बाबा ने कुछ जो बाबा की झोपड़ी वगैरह थी वहाँ पे कुछ लगाते थे, तो वहाँ पे पानी चलता था। और वो खेतों में भी सब फार्मर भी वैसे चल रहे थे, वो देखता था, तो वो मैं खेलता था। ऐसा रस्सी ऊपर से डालता था, ऊपर 2 कैसे और ऐसा खींचना। फिर वो मंसारी के साथ बाबा की बाबा की गादी के पास बैठ के वो फिर मंसारी मुझे ये बताती थी, गुजराती सिखाती थी, गुजराती पढ़ाती। मंसारी के साथ फिर बाबा के जो वहाँ पे जो बनाए थे 5 रूम बनाए थे समाधि के बाजू में, वो साफ़ करना, समाधि साफ़ करना। मंसारी के साथ हम महीने में 1 बार या 15 दिन में हम जाके वो समाधि तब साफ़ करते थे मंसारी के साथ जाके। तो मुझे वो समर में मुझे मौका मिलता था, और छुट्टी को जब छुट्टी लगी मैं समाधि पे जाता था, मंसारी के साथ खेलता था, उधर रहता था। और वो मुझे बहुत ध्यान देती थी, और महीने में 1 बार मुझे खाना खिलाने बुलाती थी, खाना खाने के लिए। वो उनका फेवरेट था, मेरा बड़ा करेला और दाल और चावल वो बनाती थी, और मेरा फेवरेट था 1 बार महीने में वो खिलाती थी मुझे। और वैसा वहाँ पे साफ़ सफाई करना, मंसारी को हेल्प करना, तो वो मैं करता था। अवतार मेहर बाबा की जय। अभी जया का कुछ होगा तो जया कुछ बताएगी। जय बाबा। मेरा कुछ ज़्यादा नहीं है अनुभव। शादी के बाद जैसे एक मंदिर में जाते हैं वैसे मैं समाधि पे आती थी सबके साथ। इसे कुछ बाबा के बारे में कुछ मालूम नहीं था, हमारे फैमिली में किसी को पता भी नहीं था बाबा क्या है, कुछ नहीं। फिर ऐसे ही रोज़ जाते थे। प्रभा की स्कूल छूटने के, मेरी ननद उसकी स्कूल छूटने के बाद हम लोग जाके आते थे दर्शन करके। फिर ऐसे ही 4-5 महीने होने के बाद बाबा मेरे सपने में आए। जहाँ अपनी समाधि है वहाँ से एक बेंच में, बाहर बेंच है वहाँ बैठे, मैं बैठी थी उधर। तो बाबा समाधि से अंदर उठ के अंदर बाहर आए और मुझे एक बच्चा दिया कि इसे तू दूध पिला। मैं बोली कैसे दूध पिलाऊँ इसको, मैं प्रेग्नेंट नहीं, कुछ नहीं, मेरे को कुछ बच्चा हुआ भी नहीं है, कैसे दूध पिलाऊँ। तो बाबा ऐसे तू दूध पिला, तेरे को दूध आएगा तो पिलाएगी। तो वो दिया और वो मैंने किया सब अंदर बाहर, वो रूम के तरफ जाके उधर वो सब किया, दूध भी आया, सब हो गया। फिर वापस मैं वहाँ आके बैठी तो बाबा मेरे को समाधि के अंदर ले गए हाथ पकड़ के से, और वो बोले अब तेरा मेरे ऊपर विश्वास है या नहीं। तो मैं बोली हाँ बाबा है, क्योंकि उससे पहले कुछ मालूम नहीं था बाबा के बारे में। हर एक मंदिर में जाते नमस्कार करते वैसे ही करती थी। तो उसके बाद अब जो इतना विश्वास पक्का हो गया कि अब दूसरे मंदिर में जाती नहीं मैं। बस इतना ही। जय बाबा। जय बाबा। वो जब पहले उसकी माँ के घर पे थी, वो शिवा का करती थी, शिवा के लॉर्ड शिवा के टेम्पल में जाना, उपवास करना, मंडे करना, बहुत सारा करती थी। और बाबा को बिल्कुल मानती नहीं थी, और बाबा के आने के बाद। लेकिन हम सब लोग जाते तो हमारे साथ आती थी, हमारे लगने के आने के बाद जब बाबा जब उनको उसके ख्वाब में आए तो उसके बाद उसने तब से सब छोड़ दिया, सब उपवास विपास सब भगवान का ही करना, सब छोड़ दिया, और पूरा बाबा का है। मुझसे ज़्यादा वो बाबा का करती है। बाबा जब बाहर टूर पे गए थे तो पहली बार आनंद में
ग्राम पंचायत नहीं थी, तो गांव में पढ़ा लिखा ज़्यादा जंगले मास्टर ही थे। और जब बाबा न्यू लाइफ में गए तो न्यू लाइफ में जाने से पहले बाबा ने एक मंसारी और केकोबाद का जो काम दिया था, उसके अलावा पेंडू और विष्णु मास्टर जो गांव के लोगों का हिसाब रखते थे, पैसे गांव के लोग जो थे, उस वक्त बैंक नहीं थी गांव में, तो उनके पैसे या उनके ऑर्नामेंट्स जो पेंडू काका के पास, विष्णु उनके पास लाके रखते थे, तो वो जो ऑर्नामेंट्स और वो सब है जंगले मास्टर के ऊपर जिम्मेदारी दी, जिसका उसका ऑर्नामेंट सबका उन्होंने पेंडू ने और विष्णु मास्टर लिख के दिया, ये इनका है, ये जो लोग कोई लेने के लिए आए तो उनको देना और उनकी सिग्नेचर लेना और अकाउंट रखना। तो वो जंगले मास्टर सबका अकाउंट रखते थे, करते थे, और कुछ के पेपर वर्क करना है वो करते थे। तो उस वक्त गांव में सब वो समझदार और मालूमात वो जंगले मास्टर ही थे उस वक्त। तो जब ग्राम पंचायत उधर ओपन हो गई तो बोले किसको सरपंच बनाना, तो सब लोग जंगले मास्टर के पास आए, आपको सरपंच बनना पड़ेगा। तो अभी जंगले मास्टर को प्रॉब्लम हुआ, मैं सरपंच कैसे बनूँ, बाबा भी नहीं, बाबा उसमें कॉरेस्पॉन्ड भी नहीं करना, क्या करना। तो सब लोगों ने बोला नहीं आपको होना पड़ेगा। तो वो सरपंच बन गए, गांव के पहले सरपंच। कभी भी जाओ तो ग्राम पंचायत ऑफिस में बोर्ड में उनका नाम है पहला, जंगले लक्ष्मण गंगाराम जंगले करके सरपंच। जब बाबा जैसे आए 4-5 महीने के बाद, तो बाबा के पास जंगले मास्टर गए, उनको बोला कि बाबा ऐसा ऐसे गांव के लोगों ने मुझे फोर्स किया कि मुझे ऐसा सरपंच बनाए, तू पॉलिटिक्स के लिए इधर आया है कि तू मेरे लिए आया। बोले बाबा नहीं, मैं तो आपके लिए आया हूँ, लेकिन बाबा मैं आपको लिख नहीं सकता और कुछ भी नहीं सकता था, आपकी ऑर्डर थी, लेकिन इन्होंने फोर्स किया। बोले तुझे रहना तो अभी क्या, अभी वो रेसिग्नेशन दे दे। तुरंत जंगले मास्टर ने वो रेसिग्नेशन दिया और वो सरपंच का जो है वो पद छोड़ दिया। हमारी मेरी शादी 1982 में हुई जलगांव में। उस वक्त जो था हमारा अरेंज मैरिज है, उसको हमारे जब सब रिलेटिव जलगांव साइड में, तो जलगांव साइड में तो फिर सबको बोला गया, तो जलगांव कोई न कोई नई नई एक लड़की ला के बताते थे। 1-2-3 लड़की देखा मैंने, फिर इसको बताया गया, तो फिर मैंने ठीक है हाँ बोला। फिर पहले बार देखा, उसके बाद मैं गया ही नहीं मिलने के लिए, खाली शादी में हम मिले, एंगेजमेंट में मिले थे, और एंगेजमेंट के बाद में शादी में मिले थे। तो उसके बाद मैं बस शादी के बाद ही हम साथ में रहे, उसके बाद हम मिले भी नहीं, कहीं डेट पे भी गए नहीं कुछ। मैं उधर था, लोग बोलते थे जाके तुम मिलो, वो जाके मिला भी नहीं मैं उस वक्त। और शादी के बाद अभी स्टेज पर बैठे दोनों साथ में। वो बोली इधर आना नहीं चाहती, मतलब बॉम्बे कैसे जाऊँ मैं, वो तो तुम्हारा इसमें इनविटेशन में तो मेरा नाम नहीं है। वो बोले सब बाकी लोगों का नाम है, मेरा नाम नहीं, तुम जाओ अकेले, मैं नहीं आती। अरे मतलब तुम्हारा बेटर हाफ है, तो मेरी वाइफ है, तो मेरे साथ चल। मतलब बॉम्बे के लोग जो है ना, उनके साथ जो लेडीज़ ज़्यादा खुल के बात करती ना, उनका नाम डालते। मतलब तू बात नहीं करती, इसके लिए तेरा नाम नहीं है। मतलब तू फिक्र मत कर, तू चल मेरे साथ। जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया, हमें बुलाया, थोड़ा हम हमारा कुछ एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया और आपने सब सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। आप सभी की तरफ से हमारे रमेश भाई और जयश्री बहन को बहुत बहुत धन्यवाद सबकी तरफ से। कई सालों से मैं इनके पीछे लगा था कि कभी भी आके जंगले मास्टर और अपने परिवार की कहानी हमारे सामने रखिए। और आज जो बातें उन्होंने रखी, जंगले मास्टर के साथ मेरा एक निजी अनुभव ये रहा, और मैंने कभी किसी को बताया नहीं, मगर आज आपने बात छेड़ी है तो मुझे याद आ रहा है कि आपका जो नया घर जिसका उद्घाटन हुआ था, उसमें हम सबको आपने बुलाया था और वो भी थे वहाँ पर, तो मुझे मिले थे। और उसी समय दिवाली का समय था, हमारे सेंटर का ड्रामा भी हुआ था। तो एक बात उन्होंने मुझे कही जो बहुत ही आज तक मुझे वो याद है, हमेशा याद रहेगी, कि बाबा का जो उन्होंने देखा, कि बाबा का मुझे कहा उन्होंने कि बाबा का किरदार करते हुए मुझे ऐसे लगा कि तुम पूरी तरह उसके अंदर घुस गए हो
और मुझे मराठी सिनेमा के एक बहुत बड़े कलाकार थे किसी ज़माने में, दामू अन्ना मालवणकर। तो मुझे दामू अन्ना मालवणकर की याद आ गई। और ये अगर आपने पुरानी मराठी फिल्में देखी होगी तो दामू अन्ना मालवणकर वॉज अ स्टार इन दोज डेज। तो वो बात जो उन्होंने कही आज तक मुझे वो याद है और बहुत ही प्यार से हमसे मिलते थे। बाबा के साथ एक कितनी सुंदर बात है रमेश भाई ने जो बताया कि जंगले मास्टर भी बाबा के पास आए तो एडवर्टीज़मेंट बाबा ने दी थी। मैंने लॉर्ड मेयर में भी पढ़ा था। तो एडवर्टीज़मेंट के माध्यम से बाबा के पास आए और रमेश भाई को भी जो जॉब मिला और जो उनकी करियर बनी और जो आज वो इतना बेहतरीन काम वो कर रहे हैं वो भी बाबा के माध्यम से ही, मतलब पूरे परिवार का जो तार है वो बाबा के माध्यम से ही उनके जीवन में आया है। ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। जो फैमिली क्वार्टर्स की बात करी, हमारी नाजू कोतवाल की जो किताब है ही गिव्स द ओशन, उसके अंदर भी वो डिटेल में फैमिली क्वार्टर्स की पूरी कहानी है। हम लोग सेंटर पे पढ़ रहे हैं उसको रविवार को। तो फैमिली क्वार्टर में परिवार पूरा वहाँ पर रहा बाकी परिवारों के साथ। और देखिए बाबा का प्रेम कितना है कि केवल जो 300 रुपये बाबा ने उनको दिए थे उधार उनके ग्रैंडफादर को, और फिर बाबा ने कहा कि अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और उस 300 रुपये से ये तार, ये पूरे फैमिली की जो स्टोरी है वो आगे बढ़ी है। ये अवतार की कृपा ही हो सकती है। और महत्वपूर्ण बात जो आज कही कि बाबा ईश्वर के जो आदेश है, बाबा के जो आदेश है उसको पूरी तरह से उसका पालन हो, यही महत्वपूर्ण बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ पर आए, इतनी सुंदर बात कही। हमारे प्रेसिडेंट साहब भी 2 शब्द कहेंगे। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। मेरी पहचान रमेश से ज़्यादा उनका पिताजी के साथ थी। मैं जब से बचपन से बहराबाद जाते थे तो हम लोग तो जंगले मास्टर के पहचान से थे, और हम तो उसको काका जी कह के बोलते थे। हमें जंगले मास्टर भी नहीं बोलते थे, काका करके कहते थे, क्योंकि पादरी काका भी था, पेंडू काका भी था, तो सब काका हमारे लिए था। और उनकी माता जी भी, हम उसका नाम भी नहीं जानते थे, कुछ नहीं, उसको भी हमें माता जी करके बोलते थे हमेश के। और आखिर तक हमेश जब भी समाधि पर आते थे शाम का टाइम के, तो बहुत प्रेम से वो मिलती थी। और जंगले मास्टर भी काका था, वो भी बहुत प्रेम से मिलते थे। और कितना भाग्यशाली होएगा फैमिली भी कि जंगले मास्टर से हिस्ट्री शुरू हुई, और जंगले मास्टर की जाने के बाद आज रमेश भाई वहाँ का ट्रस्टी भी हुआ है। और हमारा जाल काका और श्रीधर काका को भी बहुत मदद करते हैं उधर। और कुछ भी ट्रस्ट का काम होवे छोटे मोटे, कभी, क्योंकि करप्शन तो है ही नहीं उधर बिल्कुल भी। हिंदुस्तान में तो करप्शन है ही नहीं, अभी नया राज में आ गया है। तो जंगले मास्टर सब वो पटा देते थे। और जंगले मास्टर ने ज़िंदगी बाबा की सेवा में निकाली थी। बाबा का एक इशारे पे सब काम चलते थे। पूरा मंडली, मैं मंडली की बात नहीं करना चाहता हूँ सबकी, लेकिन जो भी बाबा कुछ इशारे से काम करते थे, और मंडली बाजू में बैठी थी तो हर एक को मंडली बाबा किसको कहते हैं, तो वही एक मंडली का मेंबर आके जवाब देते थे। इतना बाबा का उसके ऊपर कृपा थी सब लोग पे। तो जंगले मास्टर ने भी पूरी ज़िंदगी बाबा की सेवा में निकाली। और रमेश का भी भाग्य है और जया बकी भी कि आज वहाँ रह के बहराबाद में बड़ा हुआ बचपन से, और वहाँ आज उनके परिवार भी वहाँ ही रहते हैं, उनके लड़के लोग भी वहाँ रहते हैं, और बच्चा लोग भी, उसका ग्रैंड चिल्ड्रन भी वहाँ ही है। और कुछ भी काम होते हैं तो रमेश भाई बहुत बहुत भाग्यशाली है। आप लोग सच बताऊं
कि बाबा की एक कृपा है कि इतना सब पूरा परिवार को मौका मिला है बाबा की सेवा करने के लिए। दूसरा तो क्या बोल सकता हूँ, कुछ बोलने का मौका भी नहीं है, अभी ज़्यादा भी नहीं बोल सकता हूँ। रमेश का भी जो कुछ बोलना हो तो वापस बोल सकते हैं, टाइम है थोड़ा 15-20 मिनट निकाल सकते हैं। जय मेहर बाबा। बाबा जब गांव में आते थे तब पहले फैमिली क्वार्टर्स में आते थे। जब फैमिली क्वार्टर्स में आते थे तो हमारे घर में आते थे, मम्मी उनकी आरती उतारती थी। वो बाबा का पिक्चर है कि अभी है हमारे पास भी, और सबकी तरफ से कि बाबा की गादी पे बैठे हुए, साइड में हमारी फैमिली पूरी है। उस वक्त मैं छोटा था कि जब पिताजी का भी पिक्चर बहुत कम है बाबा के साथ, 1-2-3 है, लेकिन वो पिक्चर मुझे नहीं मिल रहे। बाबा हमेशा, पिताजी वो मार्केटिंग केस में कभी बाबा के सामने नहीं आए हुए, तो वो मुझे हाथ में लिया हुआ है। एक दूसरा आदमी गांव का सामने आया तो उसका फ़ोटो आया, पिताजी के खाली हाथ आए, मेरी सिस्टर, मेरी मदर सब है। मेरा पिक्चर है 1954 का, जब बाबा ने समाधि सिलगाई थी। उस वक्त जो बाबा के बाजू में, सॉरी धुनी सिलगाई थी, धुनी की बाबा के बाजू में राइट में मैं खड़ा हूँ, और हमारी मदर और मेरे 2 सिस्टर, और बाकी पीछे सब लेडीज़ ऐसे खड़ी है। तो वो धुनी का फ़ोटो वो मेरा बचपन का है बाबा के साथ। और नहीं, बाबा ऐसे झुके हुए नहीं, मैं नहीं। हमको पता नहीं था कि हमारे पादरी काका इतने अच्छे बॉक्सर भी थे। हाँ, was very good. मगर हमारे सेंटर पे भी बहुत सारे बॉक्सर है, कभी उनसे खैर पादरी काका की बात कही तो बहुत ज़बरदस्त। ही वॉज अ फायरी मैन, रियल टेरर, Very lovable also. and very lovable, And yeah. caring. Yes. Lovable and very caring. So on behalf of everybody, small token, these are all our drama CDs for you to enjoy. बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। आज हम सबके प्यारे, हम सबके चहीते जालू जी यहाँ पर आए हैं, और डॉली बहन भी है, मगर आज जालू जी का जन्मदिन है। आज के दिन Jalu, Hoshang Bhai is saying he has turned 75, Jalu ji is saying he has turned 58, somebody said he has just turned 18. We will leave that to Jalu ji individually badane answer karjo, but we will all sing for Jalu ji also after the Aarti. Jalu ji and Dolly Bain's association with our center has been a very, very long association, and also in Mehrabad. And I, on behalf of everyone, Jalu ji, wish you a long life, a very happy life in beloved Baba's service and love. Bolo Avtar Meher Baba ki Jai.